नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इतिहास को दोहराने के क्रम में इस समय हम मध्यकालीन भारत की यात्रा कर रहे थे और मध्यकालीन दौर में हमने विदेशी शक्तियों के आगमन को देखा। वो भारत में किस प्रकार से आती है और उनका हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और तत्कालीन राजनीति पर क्या असर पड़ता है। कौन सा वंश समाप्त होता है और किस नए वंश की नींव पड़ती है, ये जानने का हमने प्रयास किया था। और इसी दौर में हमने पूर्व मध्यकाल को देखा और मध्यकालीन जो भारत था उसमें हमने तिथि क्रम को देखा था। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने तिथि और घटनाओं का जो क्रम था उसको देखा, राजवंशों और उनके संस्थापकों को देखा और विभिन्न शासकों और उनके मकबरों का अध्ययन किया था। वहाँ तक हमने जो ये PDF है इसे पूर्ण कर लिया था। अब आज का जो वीडियो लेक्चर है वह दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है और दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला राजवंश था वो था गुलाम वंश, जिसे कि विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि दास वंश, मामलूक वंश, इस प्रकार के नामों से जानते हैं। और इस गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी स्थापना करने वाला जो शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी उपाधियां थी लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान ख्वां। इस प्रकार की ये उपाधियां धारण करता था। कुरान ख्वां का मतलब क्या है? यह कुरान का बहुत ही मीठे स्वर में पाठ करता था, सुरीली आवाज में, और इस वजह से इसे कुरान ख्वां कहा जाता था। और इसके साथ साथ इसे कुरान कंठस्थ थी, ये इसकी बड़ी बात थी। इसके अलावा पील बख्श यानी हाथियों का दान करने वाला, लाख बख्श का मतलब है लाखों लोगों को दान देने वाला, यानी इतना ज़्यादा ये दयालु था। इसकी उपाधियों से इसकी जो गुण है उसकी झलक प्राप्त होती है। हातिम द्वितीय भी इसे कहा जाता था। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे गुण थे, कुछ अवगुण भी थे और कुछ गुण भी थे। अब यहाँ दिल्ली सल्तनत को एक बार देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से राजवंशों ने आगमन किया और शासन किया। तो 1206 से लेकर 1526, ये जो समय आप देख रहे हैं 1206 से लेकर 1526, इसमें विभिन्न राजवंश आए और चले गए। अंत होता है लोधी वंश से। लोधी वंश का जो अंत है वो 1526 में होता है और पानीपत का ये पहला युद्ध जो है उसकी तारीख है। यहाँ पर मुगलों का आक्रमण होता है, मतलब बाबर आक्रमण करता है और इब्राहिम लोधी के साथ उसका संघर्ष होता है। इब्राहिम लोधी मारा जाता है और यहाँ पर बाबर मुगल वंश की नींव डालता है। तो यहाँ से जो दिल्ली सल्तनत है वो समाप्त हो जाती है। तो शुरुआत होती है 1206 से और शुरुआत करने वाला जो राजवंश है वो मामलूक या गुलाम वंश है। गुलाम वंश इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था और उसी के द्वारा इस वंश की नींव डाली गई थी। इसी के चलते इसे गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं और उससे पहले जरा सा इनका क्रम देख लीजिए, कौन सा राजवंश कहाँ से कहाँ तक शासन किया है। 1206 से लेकर 1290 मामलूक वंश, इसके बाद खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451, इसके बाद लोधी वंश 1451 से लेकर 1526, यहाँ तक ये समाप्त होते हैं। सबसे पहला है मामलूक, तो वहीं से शुरू किया गया है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था और इसके अन्य नाम दास वंश, यहाँ आप देख लीजिए, दास वंश, इलबारी वंश और प्रारंभिक तुर्क के तौर पर देखे जाते थे। शुरुआती तुर्क या प्रारंभिक तुर्क, इन नामों से भी इस राजवंश को या इस राजवंश के शासकों को जाना जाता था। और आरंभ में इसे दास वंश या गुलाम वंश का नाम दिया गया क्योंकि इस वंश का जो पहला शासक था वो एक दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी ने उसे एक काजी से खरीदा था और उसके बाद अपनी सेना में शामिल किया, उसे अमीर आखूर की पदवी धारण कराई। इस प्रकार से वो अपनी योग्यता को बढ़ाता है और प्रमोशन हासिल करता है और गोरी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के तौर पे यहाँ राज्य करता है। ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर तो जो सुल्तान या राजा होते हैं वो अपने रक्त संबंधियों को ही अपना सक्सेसर बनाते हैं, अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी और वो कहा करता था कि मेरे जो दास हैं वही मेरे पुत्र की भांति है, वही मेरे यश को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के चलते ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये राजा बनता है, मतलब सुल्तान बनता है। हालांकि सुल्तान की उपाधि को इसने कभी धारण नहीं किया था। और पहला जो इलबारी शासक था वो इल्तुतमिश था। तो कुल मिलाकर मामलूक वंश के कुल शासक कितने हैं? 11 हैं। खराब और अच्छे, कम या ज्यादा, सब मिलाकर कितने हैं? 11 हैं। और इनका जो पूरा शासन काल है वो 84 साल का है। 84 साल तक ये शासन करते हैं। कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। सबसे पहला है ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेकर 1210। इसके बाद आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था।
इसका जो समय है ये 1210 से लेकर 1211 का है, यानी 1 साल, सिर्फ 1 साल तक ये रहता है और ये 1 नंबर का अयोग्य रहता है, आलसी और अयोग्य। तो इसको हटाकर फिर इल्तुतमिश का शासन आता है। इल्तुतमिश एक योग्य शासक था, 1211 से लेकर 1236 तक ये राज करता है। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, हालांकि इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पे अपनी पुत्री रजिया को डिक्लेयर किया था, जो कि इसके बाद उत्तराधिकारी यानी सुल्तान बनने वाली थी। लेकिन यहाँ पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह अमीरों की बदौलत, उस समय के जो अमीर थे वो काफ़ी वर्चस्वशाली थे, उनकी बदौलत सिंहासन हासिल कर लेता है। और ये सत्ता जब हासिल करता है तो ये 1 नंबर का अयोग्य शासक साबित होता है। इसकी माँ और ये दोनों मिलकर जनता पर इतना कहर ढाते हैं, इतना अत्याचार करते हैं कि जनता इससे तंग आ जाती है। और ठीक उसी समय रजिया अपने अधिकार की मांग करने के लिए, अपने अधिकार को जनता को बताने के लिए और उनसे अपना हक मांगने के लिए दिल्ली में शुक्रवार के दिन नमाज के समय लाल वस्त्र पहनकर उपस्थित होती है और न्याय की मांग करती है। लाल वस्त्र जो था वो न्याय का प्रतीक माना जाता था, तो दिल्ली की जनता उसका पूरा सहयोग देती है और जनता की बदौलत, जनता के सहयोग से ये दोनों ही बंदी बना लिए जाते हैं और इन्हें बाद में मार डाला जाता है। और इस प्रकार से रजिया को सत्ता हासिल होती है। तो रजिया सुल्ताना का जो दौर है ये 1236 से लेकर 1240 का है। 1236 में ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, 1236 में ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है ये राजा बनता है और 1236 में ही इसे और इसकी माँ को यहाँ से हटा दिया जाता है, जनता यहाँ से खदेड़ देती है और उसके बाद रजिया जो है वो सुल्ताना बनती है। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में या मध्यकालीन दौर में ये पहली और आखिरी शासिका के तौर पे देखी जाती है, महिला शासिका। इसके बाद मुइनुद्दीन बहराम शाह रजिया को अमीरों का षड्यंत्र खत्म कर देता है। यहाँ पर जो अमीर हैं वो कभी नहीं चाहते, दरबारी अमीर, उनका कभी भी ये मन नहीं रहता है कि रजिया जो है यहाँ पूरे साम्राज्य की मालकिन बने। तो ऐसी कंडीशन में ये रजिया के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और अंत में इसकी ये शिकार हो जाती है। इसे हटाकर यहाँ बहराम शाह को, बहराम शाह यानी इसका पूरा नाम है मुइनुद्दीन बहराम शाह, इसे राजा बनाया जाता है, जो कि एक कठपुतली शासक होता है। पीछे से जो बागडोर है वो तुर्कान-ए-चहलगानी के हाथ में होती है। इसके बाद इसी क्रम में अलाउद्दीन मसूद शाह आता है और नासिरुद्दीन महमूद आता है। ये तीनों ही अयोग्य थे, इनके पास अपनी कोई योग्यता नहीं थी, बस ये आगे से शासन करते थे और पीछे से इनकी जो डोरी होती थी वो अमीरों के हाथ में होती थी। सबसे अंतिम वाला है नासिरुद्दीन महमूद। इसके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी संत प्रवृत्ति का था, मतलब सूफी टाइप का इसका जो विचार था वो था। ये टोपियाँ सिलकर और कुरान की आयतें पढ़कर, मतलब कुरान की आयतों की नकल करके अपना जीविकोपार्जन करता था और जो राजसी खजाना था, राजकोष था, उससे एक भी पैसा नहीं लेता था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। और यह नाम मात्र का राजा था और इसके समय में यानी नासिरुद्दीन महमूद के समय में वास्तविक सत्ता बलबन के हाथ में थी, जो कि अगला राजा बनता है, अगला सुल्तान बनता है। तो बलबन पहले से ही पीठ पीछे शासन कर रहा था। सामने से वो नासिरुद्दीन महमूद को रखे हुए था कठपुतली के तौर पे और पीछे से उसकी डोरी ये थामे हुए था। लेकिन जब बलबन को ये ऐसा महसूस होने लगता है कि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम सामने आकर आमने सामने शासन कर सकते हैं, तो इस अवस्था में ये इसे मरवा देता है, ख़त्म करवा देता है और उसके बाद खुद जो सत्ता है उसे हासिल कर लेता है। तो गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1286, आप देखिए कि इसका जो शासन दौर है नासिरुद्दीन महमूद का भी थोड़ा लंबा है और गयासुद्दीन बलबन का भी थोड़ा लंबा है। दोनों का लंबा क्यों है? क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद को बलबन का संरक्षण प्राप्त था, बलबन के संरक्षण में ही ये अपना काम कर रहा था। और गयासुद्दीन बलबन जो कि खुद ये काफ़ी योग्य था और सबसे बड़ी बात ये कि ये दल चालीसा का सदस्य था, जो तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा दल था उसका ये खुद मेंबर था। उन्हीं अमीरों और उन्हीं ताकतवर लोगों में से एक था जो कि इस समय पीठ पीछे शासन करने के लिए जाने जाते थे और ये जानता था कि वो दल कितना खतरनाक है और इसी वजह से वो तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त करवा देता है, खत्म कर देता है और एक स्थायी शासन यहाँ पर करता है। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी के तौर पे मुइजुद्दीन कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स का नाम लिया जाता है, जिनका दौर था 1287 से लेकर 1290 और उसके बाद इनका समापन होता है और यहाँ से फिर जो अगला राजवंश है वो आरंभ होता है। तो उसके बारे में बाद में देखेंगे। ये जो समय है इसे आप देख चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करते हैं। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। क्यों विख्यात हुए इस पर चर्चा हो चुकी है। ये गुलाम थे, मतलब जो मूल शासक था उसके खरीदे हुए गुलाम थे और इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये एक वंश के नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं कि ये आपस में रक्त संबंधी थे,
लेकिन इनकी एक कॉमन चीज थी, एक खास बात थी कि ये सभी तुर्क थे, भले ही इनकी वंशावलियां जो है वो अलग अलग रही हो। ये स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, तो सही बात है, वंश जब अलग अलग है या इनका जो रक्त संबंध है वो आपस में नहीं है, तो माता पिता तो अलग होंगे ही। और इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर मामलूक सुल्तान कहना या प्रारंभिक तुर्क कहना ज्यादा सही रहेगा। मतलब सम्मान सूचक है, अगर आप गुलाम कहेंगे तो फिर लगेगा कि ये गुलाम है जबकि ये राजा है, तो इन्हें मामलूक सुल्तान कहना ज्यादा सही है और इसी नाम से इस राजवंश को थोड़ा सम्मानित तरीके से बुलाया जाता है। इसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक एकाएक कहाँ से आ गया, मतलब इसका जो अस्तित्व है वो कहाँ से पैदा हुआ, ये जानना आवश्यक है। तो देख लीजिए, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, यह जो थे एक काजी थे और बचपन में ही इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था, मतलब इन्हें हासिल कर लिया था। कहाँ से खरीदा था ये पता नहीं। और उसके बाद जब ये खरीद लेते हैं तो इन्हें धनुर्विद्या और घुड़सवारी सिखाते हैं, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को युद्ध विद्या में हर तरह से माहिर बनाते हैं और उसके अलावा पढ़ाते लिखाते भी हैं। चूंकि ये काजी थे, ये खुद विद्वान थे, तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा जो इस्लामिक शिक्षा है वो ऐबक को देते हैं। और यही वजह थी कि ये कुरान में काफ़ी रुचि रखता है और कुरान का बड़े ही सुरीले स्वर में पाठ करता है, इसी वजह से इसे कुरान ख्वां कहा जाता है। अब ये काफ़ी योग्य था, यहाँ आप देख लीजिए, ऐबक कुरान पढ़ता था और इसे कुरान कंठस्थ भी थी। ये बड़ी चीज़ है, कुरान जैसा जो बड़ा ग्रंथ है, ये सबसे मुख्य ग्रंथ है इस्लाम में, तो इसे पूरा कंठस्थ कर लेना ये आप मतलब अपने आप में एक बड़ी बात है, काबिले तारीफ है। तो ये इसे याद थी और इसका बड़े ही मीठे स्वर में ये पाठ करता था। इसके बाद इन्हीं काजी से, ये जो काजी है फखरुद्दीन, इनसे मोहम्मद गोरी इसे खरीद लेता है एक गुलाम के तौर पे। और बाद में इसकी जो योग्यता है वो बढ़ती है, मतलब ये अपनी योग्यता को बढ़ाता है और मोहम्मद गोरी का विश्वास जीत लेता है। इस वजह से मोहम्मद गोरी इसे अमीर आखूर के पद पे बैठाता है, मतलब घुड़सवार दल का जो नेतृत्व करने वाला सेनापति होता है उस पद पे ये इसे नियुक्त करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के गुलामों में सबसे ज्यादा भरोसेमंद था, ये ईमानदार था और समर्पण के साथ काम करता था, इसीलिए मोहम्मद गोरी इससे खुश रहता था। और यही कारण था कि गोरी ने ऐबक को अपने भारत विजित प्रदेशों की कमान सौंपी थी। भारत में जितने प्रदेश उसने जीते थे उसकी पूरी जो बागडोर थी उसने ऐबक के हाथों में दे दी थी। हालांकि योग्य जो दास थे वो और भी थे, जो गोरी के अन्य गुलाम थे वो भी ज्यादा योग्य थे, लेकिन यहाँ पर ऐबक की ईमानदारी और जो लगन थी उसको देखकर ये खुश होता है। इसके बाद ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, ये तो आप देख ही चुके हैं। इसकी दानशीलता के बारे में भी आपने सुना, लाख बख्श और पील बख्श से कहा जाता था। तो लाख बख्श का मतलब क्या, लाखों लोगों को दान देने वाला, और पील बख्श का मतलब हाथियों को दान करने वाला, मतलब हाथियों का दान देने वाला। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें ये दान में दे देता था, तो इसका मतलब है कि ये दानवीर रहा होगा। इसके बाद हसन निजामी, ये एक विद्वान का नाम है, और दूसरे हैं फखरुद्दीन। ये दोनों व्यक्ति कौन है, तो ये ऐबक के दरबार में विद्वान थे, स्कॉलर्स थे। तो इसका मतलब ये है कि ऐबक विद्वानों का सम्मान करता था, इसका संकेत यही है। इसके बाद कुतुब मीनार इसने बनवाना शुरू करवाया था, ये आप जानते हैं, जगजाहिर बात है। और कुतुब मीनार को बनवाने में 3 शासकों का योगदान है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, और उसके बाद आगे एक और राजा का नाम आएगा, मतलब एक और सुल्तान का नाम आएगा जो कि इसके मंजिलों को बनवाने में योगदान देता है, मतलब इसमें कुछ और मंजिलें बढ़वा देता है, तो उसे भी हम देखेंगे। इसके बाद ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, और संभवतः इस्लामिक शैली की और इस्लाम की स्थापना के तौर पे ये पहली मस्जिद के रूप में देखी जाती है, मतलब ये सर्वप्रथम है। इसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वत का मतलब क्या होता है, ताकत या सामर्थ्य, तो इस्लाम की ताकत, इस मस्जिद का नाम का मतलब यही है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कोई झोपड़ा नहीं है, ये भी मस्जिद ही है, और इसे बनवाने का श्रेय जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिया जाता है। अजमेर में ये बनी हुई है। कुव्वतुल इस्लाम कहाँ पर है, ये दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है। अब यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ, जो कि इससे पहले के सम्राट वहाँ के थे, काफी प्रभावशाली और विद्वान राजा थे। ये खुद संस्कृत के पारंगत विद्वान थे और बहुत ज्यादा वीर भी थे। इन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है, और इनके नाम पे एक ग्रंथ भी है, बीसल देव रासो, उसमें इनकी बहादुरी का वर्णन है। और इनका जो दरबार था वो विद्वानों का गढ़ हुआ करता था। ये संस्कृत में काव्य और नाटक लिखा करते थे। तो विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना अजमेर में की थी, शिक्षा के केंद्र के तौर पे। अब यहाँ पर ऐबक एक बुरा काम करता है, वो इस विद्यालय को तोड़वा देता है, नष्ट करवा देता है, और इसी के ध्वंसावशेषों पर, मतलब इसी के खंडहरों पर वो इस मस्जिद को बनवाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा।
लेकिन वहाँ जो दीवारें हैं अढ़ाई दिन के झोपड़े में, उस पर विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखे गए काव्य, मतलब नाट्य काव्य की जो रचनाएं हैं वो विद्यमान है। मतलब वहाँ पर संस्कृत की रचनाएं दीवारों पर लिखी हुई हैं, वो अवशेष हैं और याद दिलाती हैं कि ये असल में एक संस्कृत पाठशाला थी जिस पर कि एक मस्जिद बनी हुई है। तो ये अच्छा काम नहीं है किसी एक महत्वपूर्ण स्थापत्य और मूल रूप से शिक्षा के केंद्र को तोड़ना। ये कभी भी तारीफ की बात नहीं कही जा सकती। तो ये इसने किया। अब इसके बाद ये दो मस्जिदें हैं, दोनों को याद रखिएगा। और ऐबक का सेनापति जो था वो भी इसी की तरह काम कर रहा था, बख्तियार खिलजी। वो बिहार में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को तोड़वा देता है। और सिर्फ तोड़वाता नहीं है, वहाँ पर जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिन्हें कि इकट्ठे करने में, संकलित करने में कई 100 वर्ष लग गए थे। मतलब उन प्रतियों को इकट्ठा करना ये आसान नहीं था, बहुत मेहनत से इकट्ठी हुई थी। तो उनको ये एक जगह आग जलवाता है और इसमें झुकवा देता है, मतलब उसमें फिकवा देता है। इस प्रकार का ये काम करवाता है। तो ये भी घृणित है, ये सही काम नहीं है। तो ऐसा ये करवाता है। कुल मिलाकर ये नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करवाने वाले के तौर पर जाना जाता है। तो बख्तियार खिलजी का जो काम था उसे आपने देखा और ऐबक का काम देखा। और एक बढ़िया काम इसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाता है, जो कि एक बढ़िया स्थापत्य है, उसे आप देखते हैं। इसके बाद भारत में गुलाम वंश का जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। समय जो है वो 1206 से लेकर 1210 है। 4 साल तक ये शासन करता है और अंत में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु होती है। घोड़े से ये गिरता है और उसके बाद सिर में चोट आती है और मर जाता है। कहाँ से आया था ये आपने देखा। बचपन में निशापुर के काजी थे फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, वो इसे दास के रूप में खरीदते हैं। इसके माता पिता से खरीदते हैं या कहाँ से खरीदते हैं इसका उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, लेकिन वो शुरुआत में इसे खरीदते हैं और यहाँ से ये गुलाम बन जाता है। और बचपन से ही बहुत सुरीली आवाज़ में, इसका स्वर बहुत मीठा था, तो सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ता था और इसी वजह से इसे कुरान का पाठ करने वाला यानी कुरान ख्वां कहा जाता है। इसके बाद निशापुर से ये गजनी लाया जाता है, मतलब वो जो काजी रहते हैं वो इसे लेकर गजनी जाते हैं और वहाँ पर गोरी इन्हें खरीद लेता है। गोरी इसे खरीद लेता है, बदले में पैसा देता है और इसकी प्रतिभा और लगन और सबसे बड़ी बात ईमानदारी, इससे खुश होकर इसका ये प्रमोशन करता है। अमीर आखूर का पद इसे देता है, जो कि महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। इसके बाद राज्याभिषेक जो इसका है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक है वो 3 महीने बाद होता है। किस चीज़ के 3 महीने बाद? मोहम्मद गोरी की मृत्यु के 3 महीने तक बीच में लंबा गैप आता है। क्यों आता है? इसका कारण था, एक तो संघर्ष उसे करना पड़ा, दूसरी चीज़ ये है कि उसे सुल्तान के रूप में मान्यता नहीं मिल रही थी। हालांकि सुल्तान की उपाधि वो बाद में भी नहीं धारण करता है, आजीवन वो सिपह सालार और इस प्रकार की जो उपाधियां हैं उससे संतुष्ट रहता है। तो 3 महीने बाद ये जून 1206 में अपना राज्याभिषेक करवाता है। और ऐबक के समय में दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। उस समय दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी है वो लाहौर है, बाद में यहाँ से स्थानांतरित की जाती है, उसको भी आप देखेंगे। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था, ये सिर्फ मलिक और सिपह सालार, ये 2 उपाधियां जो है, मलिक की उपाधि और सिपह सालार, इन उपाधियों से संतुष्ट रहता था। और गोरी के अधिकारी, गोरी का एक अधिकारी था, यहाँ गौरी लिखा हुआ है, गौरी नहीं होगा गोरी होगा, ये गोर से संबंधित है। गोर एक छोटा सा क्षेत्र था, वहाँ का ये रहने वाला था, इसलिए गोरी था। तो गोरी के अधिकारी थे गयासुद्दीन महमूद, उससे ये मुक्ति पत्र प्राप्त करता है। मतलब जब ये सुल्तान बनता है, सुल्तान की हैसियत से गद्दी पर बैठता है, तो इसके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये कैसे बैठ गया, मतलब ये तो खुद एक गुलाम है और कोई गुलाम राजा कैसे बन सकता है। लोगों को इससे आपत्ति होती है, तो अंत में ये जरूरी हो जाता है कि इसे दास्ता से मुक्ति मिले। तो इस कंडीशन में ये मुक्ति पत्र प्राप्त करता है गयासुद्दीन महमूद से। और अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श कहा जाता था, यानी लाखों रुपए या लाखों की संपत्ति जो होती थी, संपदा, वो इसे दान में दे देता था, मतलब लोगों को बांट देता था ऐसे ही। इसके अलावा पील बख्श कहा जाता है, तो हाथियों का दान देता था। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था और कुतुब मीनार का निर्माण ये शुरू करवाता है, पूरा इल्तुतमिश करवाता है और बाद में उसमें मंजिलें बनवाने का काम तीसरे शासक का है। तीसरा शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। तुगलक वंश के शासनकाल में जो 4थी मंजिल थी कुतुब मीनार की, 4 मंजिला उस समय ये था, तो 4थी मंजिल को काफी नुकसान पहुंचता है, मतलब एक तरह से वो नष्ट हो जाती है। तो यहाँ फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, 4थी मंजिल को भी ठीक करवाता है और उसके ऊपर 5वीं मंजिल भी बनवा देता है, तो कुल मिलाकर 5 मंजिल। इस प्रकार से 2 और मंजिलों का निर्माण ये करवाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है ये आप जान ही चुके हैं। 1206 में ये राजा बनता है और 1210 में मर जाता है। पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु होती है। पोलो का मतलब यहाँ पे चौगान से है,
चौगान एकदम से पोलो वाला खेल नहीं है, लेकिन नियम कायदे और तरीका वैसा ही है। मृत्यु के बाद इसे लाहौर में दफनाया जाता है, लाहौर में इसे दफन कर दिया जाता है। यहाँ तक हमने ऐबक को देखा। अब इसके बाद इल्तुतमिश को देखिए। हालांकि बीच में आराम शाह का जो दौर है वो भी आता है, लेकिन आराम शाह उतना योग्य नहीं था, वो बहुत अल्पकाल तक राजा रहता है। उसके बाद असली जो शासक है वो इल्तुतमिश बनता है। दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था। हालांकि चाहता तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी सुल्तान बन सकता था, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। सुल्तान की उपाधि को धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली में ये पहला था, इल्तुतमिश। इसने सुल्तान की पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। ये बड़ी बात है। गौर का कोई शासक अगर इसे ये उपाधि देता तो यहाँ विवाद होता, क्योंकि वो राजा था। एक राजा दूसरे राजा को उपाधि दे, ये बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं होता। तो खलीफा, जो कि उस समय काफ़ी सर्वोच्च माने जाते थे, ये यहाँ पर इसे ये उपाधि देते हैं। तो इस प्रकार से कोई यहाँ उंगली उठाने वाला बचता नहीं है। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उसके सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया था। मतलब इल्तुतमिश के द्वारा जो क्षेत्र जीता गया था उसे उसके शासक के तौर पे प्रतिष्ठित करने का काम ये खलीफा के द्वारा किया गया। और इसे सुल्तान ए आजम की उपाधि ये देते हैं, मतलब सुल्तान की उपाधि देते हैं, उसी को सुल्तान ए आजम कहा गया है। इसके बाद गुलामों का गुलाम या गुलाम का गुलाम, ये जो शब्द है ये इल्तुतमिश के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक गुलाम था, मतलब एक गुलाम का गुलाम था। और इल्तुतमिश इलबारी जनजाति का तुर्क था, ये इलबारी कबीले से संबंधित था। सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं का सूबेदार था। पहले से ही ये शासन क्षेत्र में सम्मिलित था और उसका अनुभव इसके पास रहता है। 1205 से लेकर 1206 इस ईस्वी में खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए गए अभियान में वह मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। मतलब उस समय गोरी और ऐबक के साथ ये उन्हीं के संरक्षण में युद्ध लड़ रहा था खोखरों के खिलाफ। आपने पीछे देखा है कि जाट और खोखर, ये बाहर से आने वाले जो ये मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो इन्हें दमन करने के लिए इन्हें बार बार प्रयास करना पड़ता था। तो गोरी ने जो अभियान चलाया था उसमें ये योगदान देता है। युद्ध में उसके साहस और कौशल को देखते हुए यहाँ पर गोरी ने ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। मतलब ये ऐबक का गुलाम रहता है, तो गोरी इसको कहता है कि इसे दास्ता से मुक्त कर दो। मतलब गोरी ऐबक को आदेश देता है कि इस गुलाम को इसकी दास्ता से, इसकी गुलामी से मुक्त कर दो, क्योंकि ये बहुत बहादुर है, ये विकास करने के योग्य है, मतलब ये डेवलप हो सकता है। इसके बाद इल्तुतमिश ये ऐबक का दामाद था और बदायूं का गवर्नर यानी प्रशासक था वहाँ का। ये आपने देखा। अमीर शिकार का पद इसे दिया गया था। कुछ जो पदवियां हैं उन्हें याद रखिएगा। इल्तुतमिश को अमीर शिकार का पद दिया गया था और इल्तुतमिश भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था। साम्राज्य की स्थापना तो ऐबक ही कर देता है, लेकिन ये वास्तविक रूप में जो संस्थापक है उस तौर पर देखा जाता है। इसने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया था। हालांकि बाद में ये क्षतिग्रस्त होती है, तो इसमें जो तीसरा शासक है फिरोज शाह तुगलक, वो योगदान देता है। और इल्तुतमिश ने यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं शुरू की थी, जिसमें से कि एक थी इक्ता व्यवस्था। ये जो इक्ता या अक्ता प्रणाली है, ये है क्या, आइए देख लेते हैं। इक्ता या अक्ता व्यवस्था सल्तनत काल में एक प्रकार की जमीन होती थी। मतलब व्यवस्था तो एक अलग चीज है, वो तो अरेंजमेंट हो गया, लेकिन इक्ता शब्द का मतलब क्या होता था? तो उसका मतलब ये था कि ये एक प्रकार की जमीन है जो कि सैनिक या असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के वेतन के रूप में दी जाती थी। मतलब जागीरदारी जैसी व्यवस्था ये थी, जैसे जागीरें दी जाती थी उसी प्रकार से ये जमीन दान करने वाला काम था। मतलब नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इक्ते दिए जाते थे। और भूमि से प्राप्त राजस्व भूमि प्राप्त करता व्यक्ति को प्राप्त होता था। उस भूमि पर पूरा मालिकाना हक जो है उस व्यक्ति का हो जाता था जिसे वो दी गई है। वहां से जितना टैक्स मिले या जो कुछ उपज प्राप्त हो वो उस इक्तेदार का होता था, यानी उस जमीन के मालिक का होता था। पद की समाप्ति या वेतन की सेवा की समाप्ति के बाद यह भूमि सरकार के द्वारा वापस ले ली जाती थी। ये इसमें अच्छी बात है। मतलब जमीन दान में दी जाती थी, या दान में नहीं बल्कि वेतन में दी जाती थी जो अधिकारी या सैनिक होते थे उन्हें। लेकिन जैसे ही उनकी सेवा पूरी होती थी या वो पद से मुक्त होते थे, वैसे ही उनसे वो जमीन वापस ले ली जाती थी। इस प्रकार का जो व्यवस्था थी वो यहाँ पे थी। इसके बाद इल्तुतमिश ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला शासक था, और यह उपाधि इसने औपचारिक रूप से खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह, ये नाम है इनका, अल मुंतजिर बिल्लाह या अल मुंतसिर बिल्लाह, ये खलीफा थे। इनके द्वारा इसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई और इसे मान्यता दी गई कि ये सुल्तान है, ये अपने जीते गए प्रदेशों का राजा है। इसके बाद यह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। शुद्ध अरबी सिक्के पहली बार इसी ने चलवाए थे।
चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये प्रचलित करवाने वाला भी इल्तुतमिश ही था। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये किसने शुरू करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था। चांदी का जो सिक्का होता था वो 175 ग्रेन का होता था। इसका भार और जो गुणवत्ता है उसको जान लीजिए। तो शुद्ध अरबी सिक्के इसने जारी करवाए। इसके अलावा चांदी का टंका और तांबे का जीतल और चांदी का सिक्का जो था वो 175 ग्रेन का होता था। इसके बाद विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारतवर्ष में प्रचलित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को दिया जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत आंशिक रूप से गोरी के द्वारा भी की जाती है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं होता है। स्पष्ट रूप से टकसाल का नाम जहां पर उन सिक्कों की ढलाई हुई है उस स्थान का नाम लिखने की परंपरा ये भारत में इल्तुतमिश के द्वारा ही शुरू कराई जाती है। इसे आपने देखा दिल्ली को यह राजधानी बनाता है। इससे पहले आपने देखा कि ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक वो लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है, लेकिन यहाँ पर ये दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी है वो दिल्ली को ही बनाता है, इसे केंद्र बनाता है। इसके बाद 1229 में इल्तुतमिश को खलीफा से खिलत का पत्र प्राप्त होता है, जिससे कि इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र शासक बन जाता है। और ऐसा कब होता है? ये होता है 8 फरवरी 1229 को। खलीफा के द्वारा जो खिलत का पत्र, खिलत एक प्रकार का अधिकार पत्र होता था, मतलब एक घोषणा पत्र था जिसमें ये कहा गया था कि ये सुल्तान बनने के काबिल है और मैं स्वीकार करता हूँ कि ये सुल्तान है, इसलिए सबको ये मानना चाहिए। इस प्रकार का खलीफा का आदेश होता है और इसके चलते ये जो मुक्त सम्राट है उसके तौर पे यहाँ स्थापित होता है, मतलब एक स्वतंत्र सुल्तान बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का श्री गणेश ये इल्तुतमिश ने ही किया था, मतलब मुस्लिम शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी इसे ही कहा जाता है। हालांकि उसका आगमन और स्थापना पहले ही हो चुकी है, लेकिन यहाँ से उसके वर्चस्व में वृद्धि होती है। इसके बाद मंगोल नेता चंगेज खां के बारे में यहाँ सूचनाएं हैं, उसको देख लीजिए। तो चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ये आक्रमणकारी था, लुटेरा था, बाहर से आकर लूटता था और उजाड़ देता था उस स्थान को जहाँ पर जाता था। तो चंगेज खां ने ये भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक प्रवेश किया था और ये जो समय था ये इल्तुतमिश का था। चंगेज खां के प्रकोप के रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का बेटा था जलालुद्दीन मंगबरनी, ये सिंधु घाटी पहुंचता है। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे, इसलिए इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की। और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। मतलब यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से ये मंगोल जो है ये भारत की सीमा पर आते हैं, आखिर एकाएक ये इंटरेस्टेड क्यों हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण था ये मंगबरनी, जो कि ख्वारिज्म शाह का बेटा था और इसकी शत्रुता मंगोलों के साथ थी, मतलब वहाँ पर कुछ दुश्मनी चल रही थी और इसी वजह से ये भाग जाता है वहाँ से, मतलब जान बचा के भाग जाता है, क्योंकि ये जानता है कि अगर रुकेंगे तो मंगोल इसे नृशंसता के साथ मार डालेंगे। और भाग कर ये सिंधु घाटी वाले क्षेत्र में पहुँचता है जो कि भारत का दायरा है, और वहाँ पर ये इल्तुतमिश से मदद की गुहार करता है, मतलब सहायता मांगता है कि मुझे बचाइए। इल्तुतमिश इसकी मदद करना चाहता है, लेकिन तभी मंगोलों का पत्र आता है, दूत आते हैं उसके चंगेज खां के, और वो कहते हैं कि खबरदार सहायता करना मत, अगर तुम सहायता किए तो फिर गए। और ऐसे में इल्तुतमिश समझ जाता है कि भाई मंगोल तो बहुत खतरनाक है, ये अगर तुल गए नष्ट करने पर तो सही में उखाड़ देंगे एकदम से। तो ये कहता है मंगबरनी से कि मैं सहायता नहीं कर सकता, और बेचारा मंगबरनी यहाँ से भाग उठता है, मतलब यहाँ से निकल जाता है और जाकर दूसरी जगह शरण लेता है, और बाद में मंगोल इसे पकड़कर मार डालते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। कुल मिलाकर 1224 ईस्वी में ये मंगबरनी जो है, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी, ये वापस चला जाता है और इसके साथ ही समस्या का समाधान हो जाता है, मतलब जो मंगोल हैं उनका डेरा डंडा यहाँ से उठ जाता है। ये कुछ बातें हैं। तो ये कूटनीति से काम लेता है, मतलब ये सहयोग कर दिया होता तो मंगोल जो है वो भारत में प्रवेश करके दिल्ली सल्तनत को उजाड़ दिए होते, इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो सकती थी, तो इसीलिए ये सपोर्ट नहीं करता। इसके बाद इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के पास हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था। ये इसकी विजय जो थी उनका उल्लेख किया गया है। इसके बाद एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पहले तो ये पराजित होता है, उसके बाद इसकी गुलामी मंजूर करता है। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बिहार क्षेत्र में ये अपना वर्चस्व स्थापित करता है और वहाँ पर जो तत्कालीन शासक होता है, शासक कौन है, एवाज है, उसको बदल देता है और उसके स्थान पर मलिक जानी को शासक नहीं बनाता है, बल्कि वहाँ का सूबेदार बनाता है, मतलब अधीन राजा।
इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे, ये आपने पीछे देखा है। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका जो कि 175 ग्रेन का होता था, ये भार इसका देख लीजिएगा, टंका जो होता था ये चांदी का होता था, और तांबे का जीतल, ये सब शुरू करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। ये इसके नाम से लिखा गया है। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की जो परंपरा है ये वो भारत में, विश्व में नहीं, भारत में शुरू करवाने वाला इल्तुतमिश ही था। हालांकि इसका प्रयास पहले से ही चल रहा था लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं था, यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। 1229 में इसे खलीफा का जो आज्ञा पत्र है या समर्थन पत्र है वो प्राप्त होता है, जिसे कि खिलहत कहा जाता है, और इस वजह से ये वैध सुल्तान के तौर पे दिल्ली सल्तनत में राज्य करने के काबिल हो जाता है। ये कुछ चीज़ें। इसके बाद इब्न बतूता का जो विवरण है, इब्न बतूता ये बाद में आता है लेकिन इसका जो ब्यौरा है उससे ये प्राप्त होता है या जानकारी मिलती है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने, ये इब्न बतूता जो था ये काफ़ी विद्वान था, ये मोरक्को का रहने वाला था, मतलब अफ्रीकी यात्री था। इसका विवरण जो था उसमें ये कहा गया है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित की थी, जिनके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, और इसको बजाकर कोई व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। ये न्यायप्रिय होने का सबूत दिया गया है, मतलब इल्तुतमिश जो था वो काफ़ी न्यायप्रिय था। इसको दर्शाने के लिए इब्न बतूता ने इस प्रकार का जिक्र किया है कि शेर के गले में बधी हुई घंटियों को बजाकर जो फरियादी होते थे वो अपने सुल्तान से सीधे बात कर सकते थे और अपने मामले को सुलझा सकते थे। और इस प्रकार का ब्यौरा आपको आगे भी मिलेगा। जब आप मुगल साम्राज्य को पढ़ने लगेंगे तो वहाँ देखेंगे जहांगीर, जो कि अकबर का उत्तराधिकारी था, वह अपने दरबार में एक घंटी लटकवाता है, मतलब एक बड़ा घंटा होता है, घंटी नहीं होती है, और उसके नीचे एक डोरी लटकी हुई होती है जिसके सहारे उसे खींचकर बजाया जा सके। और ये दरबार के बाहरी हिस्से में होता है जहाँ से कोई भी आ जा सके, स्वतंत्र प्रवेश वहाँ पर हो। वहाँ जो बादशाह होता है, मुगल जो थे वो अपने आप को बादशाह कहते थे, बादशाह उनकी उपाधि थी, तो जो मुगल बादशाह था उसका आदेश था कि कोई भी व्यक्ति आकर, कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी समय आए, वो आकर इस घंटे को बजा सकता है। और बजाने का मतलब ये होगा कि वो सुल्तान से, मतलब बादशाह से न्याय की गुहार कर रहा है। और एक कहानी है कि जहांगीर के समय में एक महिला आकर एकदम रात में, जब सबके सोने का समय होता है, उस समय घंटा बजाने लगती है, तो जो दरबान और सैनिक होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और दंड देने का प्रयास करते हैं। तो जहांगीर को पता लगता है तो वो रुकवाता है और पता लगवाता है कि क्यों वो घंटा बजा रही थी। तो आधी रात को वो उसके मुकदमे की सुनवाई करता है, मतलब उसकी भी न्यायप्रियता की झलक वहाँ प्राप्त होती है। तो ये रिवाज आगे भी चलेगा। फिलहाल यहाँ शेरों के गले में बंधी हुई जो घंटी होती थी उसको बजाकर कोई भी फरियादी जो था वो सुल्तान से न्याय मांग सकता था। इसके बाद सुल्तान ने, मतलब इल्तुतमिश ने, सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नाम के अधिकारी नियुक्त किए थे। ये जो अधिकारी होते थे ये न्याय संबंधी होते थे और प्रशासन की देखरेख करते थे। अब यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का नाम है, जैसे कि डॉक्टर R.P. त्रिपाठी हैं। यहाँ पर डॉक्टर लिख दिया है तो ये लग रहे हैं चिकित्सक, लेकिन ये असल में डॉक्टरेट किए हुए थे इसलिए डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का जो इतिहास है वो इल्तुतमिश से शुरू होता है। शुरुआत पहले ही हो जाती है, लेकिन जो संप्रभुता है यानी एक छत्र साम्राज्य है वो इसके समय से ही शुरू होता है। इसके बाद सर बुलजले हेग, इन्हें हेग भी कहा जाता है, इनके हिसाब से इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का ये कहना था कि यह निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है, हालांकि उसकी नींव डाली थी ऐबक ने। ये चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद इल्तुतमिश के बाद उसके आगे के जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें देख लीजिए। तो इल्तुतमिश ने अपने जीवन के अंतिम समय में और अपने अंतिम विजय अभियान में अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो कि रजिया है, यहाँ आप देख रहे हैं। और यहाँ इसका जो शासन काल है वो 1236 से लेकर 1240 है। 1236 में ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है और उसके बाद एक अयोग्य उत्तराधिकारी यहाँ आकर कब्जा जमा लेता है, लेकिन रजिया का समर्थन उसकी जो रियाया थी, मतलब जनता थी, दिल्ली की जनता, वो करती है और जनता के ही सहयोग की बदौलत ये सुल्तान बनती है। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया था। मतलब इससे पहले इस्लामिक परंपराओं का उल्लंघन करने का साहस किसी महिला ने नहीं किया था, लेकिन इसने किया, वो कौशल इसने दिखाया। और राजनीतिक दृष्टि से इसने राज्य की शक्ति को सरदारों और सूबेदारों में विभाजित करके, मतलब विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। मतलब रजिया अगर रही होती तो वह एक कुशल प्रशासक के तौर पे यहाँ स्थापित हुई होती, लेकिन वह षड्यंत्र का शिकार हो जाती है। और इल्तुतमिश के बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी हैं, रजिया ही नहीं जितने भी हैं,
वो सभी यहाँ षड्यंत्र के शिकार होते हैं। यहाँ पर जो अमीरों का गुट था वो काफ़ी प्रबल हो जाता है। वो जिसको चाहता है वही सुल्तान बने रहता है, जिसे हटाना चाहता है उसे उखाड़ देता है। तो इसने किया क्या? इसने इस्लामिक परंपराओं का उल्लंघन किया। मतलब ये दरबार में पुरुष वेश में जाती थी, पर्दा वगैरह नहीं करती थी, जो कि इस्लाम में प्रचलित है। ये सब व्यवहारिक भी था। और इसके अलावा ये केंद्रीकृत शासन पर बल देती थी। मतलब बिखरा हुआ शासन नहीं, ऐसा नहीं कि सूबेदार और सरदारों के हाथ में जो सत्ता है वो रहे। और यही चिढ़ का कारण था। मतलब जो अमीर उस समय के थे वो चाहते थे कि सत्ता का नियंत्रण उनके हाथ में रहे और राजा सिर्फ आगे से चेहरा दिखाए, अपना कठपुतली की तरह रहे। लेकिन रजिया इस प्रकार से शासन नहीं करना चाहती थी और इस वजह से इसे हटा दिया जाता है बाद में। तो इसने सुल्तान के हाथों में सत्ता को केंद्रित करने पर बल दिया और इस प्रकार से इसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन किया। मतलब जिस सिद्धांत पर इल्तुतमिश चलता था उसी सिद्धांत को ये मानती थी। और उस समय की परिस्थितियों में यह तुर्की राज्य के हित में भी था, मतलब राज्य के हित में था। और देखिए, कोई भी साम्राज्य हो उसमें केंद्रीकृत जो प्रशासन होता है वो हमेशा अच्छा माना जाता है। इसीलिए आप देखिए, जब गुप्त साम्राज्य का दौर आता है प्राचीन भारत के इतिहास में, तो वहाँ आप देख रहे होंगे कि जो सत्ता है वो बिखरने लगती है, उसमें सामंतवादी व्यवस्था जन्म लेने लगती है और इससे छोटे छोटे राज्य उदित होने लगते हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य को देखा है, तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इन्हें अखंड भारत की स्थापना करने के तौर पे जाना जाता है। तो अखंड भारत का मतलब क्या था? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, जहाँ केंद्र एक हो और समूचे राज्य क्षेत्र पर उनका नियंत्रण हो। इसलिए मौर्यों का प्रशासन ज्यादा कुशल था और गुप्तों का प्रशासन उतना कुशल नहीं था, उसमें ढीलापन था। वही चीज यहाँ दिखाई दे रही है। तो तुर्की राज्य के हित में था जो कि रजिया कर रही थी। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने का, सत्ताच्युत करने का मतलब क्या? सत्ता से हटाने का जो काम था वो तुर्कों के हाथ में था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर, ये भटिंडा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। ये अल्तुनिया का विद्रोह था जिसमें कि रजिया को उसकी सत्ता से हटा दिया जाता है। इसके बाद छोटे छोटे 3 शासक यहाँ पर पैदा होते हैं। छोटे का मतलब ये है कि ये अयोग्य थे। ये सभी उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आते हैं और जो पीठ पीछे शासन है वो तुर्कान चहलगानी के हाथ में रहता है, मतलब अमीरों का वहाँ पर वर्चस्व रहता है। और अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद, जिसको कि हटाकर वहाँ पर गयासुद्दीन बलबन अपना साम्राज्य स्थापित करता है। तो बलबन ने 1266 से लेकर 1287 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी और इसे उलूग खां के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका प्रारंभिक नाम उलूग खां था और वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। एकदम शुरुआती नाम जो था वो बहाउद्दीन था। उलूग खां इसकी उपाधि थी, शुरुआती उपाधि थी। बाद में तो ये सुल्तान बन जाता है। इल्तुतमिश की तरह यह भी इल्बारी तुर्क था, मतलब उसी वंश और उसी कबीले से संबंधित था जिससे कि इल्तुतमिश, और यह योग्य था। इसने एक नवीन राजवंश की नींव डाली जो कि बलबनी वंश कहलाता था। बलबन बचपन में ही मंगोलों के द्वारा पकड़ लिया गया था और इन्होंने, मतलब मंगोलों ने, अब देखिए मंगोलों के द्वारा जब इसे पकड़ा जाता है तो मंगोल इसे पकड़कर मारते पीटते नहीं है बल्कि प्रशिक्षित करते हैं। और मंगोल काफी जुझारू आक्रमणकारी रहते हैं, उनकी युद्ध नीतियां थोड़ी विपरीत होती हैं और विचित्र होती हैं। तो उन सारी नीतियों से भी ये वाकिफ था। मतलब बहुत ज्यादा आक्रामक जो इसके अंदर व्यवहार था वो इसी वजह से था, कठोरता। तो मंगोल इसे पकड़ लेते हैं और इसे गजनी के बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच देते हैं। मतलब कुछ समय तक ये मंगोलों के साथ समय बिताता है और उसके बाद ये एक ख्वाजा जमालुद्दीन नाम के जो व्यक्ति हैं उनके हाथों में, मतलब उनके हाथ में आ जाता है, वो खरीद लेते हैं। और बाद में 1232 ईस्वी में ये दिल्ली लाया जाता है। 1232 में ये दिल्ली आता है और यहाँ पर इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के बाद इसे खरीदा था। ग्वालियर विजय के बाद ये इसे खरीदता है और इसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने इसे खसदार का पद दिया था। मतलब इस प्रकार की जो पदवी है वो दी थी, तो इसके अंदर काबिलियत तो थी। रजिया के काल में ये अमीर शिकार के पद पे पहुंच गया। मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा योग्यताएं थी और इसी वजह से इसका प्रमोशन होता है। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में इसने तुर्की सरदारों का साथ दिया था। रजिया को ये भी शासिका बने हुए देखना नहीं चाहता था। अब यहाँ पर 2-3 कारण थे रजिया को हटाने के, उसके पीछे इतने दुश्मनों के खड़े होने के कई कारण थे। उसमें से पहला कारण तो था इसका स्त्री होना। इतिहासकार भी यही कहते हैं कि अगर ये स्त्री नहीं होती तो बहुत अच्छा जो राजा है उसके तौर पे ये सिद्ध होती। लेकिन सबसे बड़ी इसकी खामी या सबसे बड़ा जो उस समय समाज का दोष था वो इसका स्त्री होना था। किसी भी महिला को किसी ऊंचे पद पर विराजमान होते ये अमीर देख नहीं पाते थे। उस समय के जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग थे वो देख नहीं पाते थे। ये पहला सबसे बड़ा कारण था।
और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि ये अमीरों के वर्चस्व को खत्म करना चाहती थी। ये अमीरों से दुश्मनी मोल लेती है। ये चाहती है कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था हो जिसमें कि सत्ता का केंद्र सुल्तान के हाथ में हो, जैसे इल्तुतमिश के समय में था। और अमीर जो रहते हैं वो चाहते हैं कि कठपुतली शासक यहाँ सिंहासन पर बैठे और पीठ पीछे रस्सियां जो है वो हम खींचते रहे, मतलब डोरी मेरे हाथों में हो। यहाँ पर विचारों का संघर्ष होता है और अंत में जो अमीर है वो हावी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर बलबन ने भी रजिया के खिलाफ षड्यंत्र किया था। ये सब तुर्की सरदार थे जो कि इसके खिलाफ साजिशें कर रहे थे। और इसका परिणाम ये होता है कि बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद इसे अमीर आखूर का पद मिलता है। मतलब यहाँ पर बहराम शाह जब अगला राजा बनता है रजिया के बाद, तो वह इसे प्रमोट करता है और अमीर आखूर के पद पर बैठा देता है। बैठाता क्यों ना, उसी के बदौलत तो इसे शासन हासिल होता है। इसके बाद बदरुद्दीन रूमी, इनकी कृपा से इसे रेवाड़ी की जागीर मिलती है और महमूद शाह को सुल्तान बनाने में तुर्की अमीरों ने साथ दिया था। तो रजिया के बाद जितने भी सुल्तान बनते हैं वो सब कठपुतली रहते हैं, मतलब नासिरुद्दीन महमूद तक। उसके बाद बलबन से फिर एक स्वतंत्र शासक के तौर पे जो सत्ता है वो स्थापित होती है। अब यहाँ देखिए, इसे हांसी के सूबेदार की उपाधि भी दी गई थी, मतलब हांसी का सूबेदार बनाया गया था। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि महमूद शाह को सुल्तान बनाने में इसने तुर्की अमीरों का साथ दिया था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद उस समय सुल्तान था और ये काफ़ी विरक्त प्रवृत्ति का था, मतलब इसका राजकाज में मन नहीं लगता था। ये राजकोष से एक पैसा नहीं लेता था, ऐसा कहा जाता है। मतलब ये अपने कमाता था और उसी पैसे का उपयोग करता था। और कमाता कैसे था? टोपियाँ सिलता था और कुरान की आयतों की नकल करता था, वही बेचकर अपनी आमदनी करता था। तो ये कुछ बातें हैं। अब कुल मिलाकर बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया था, यानी रिश्तेदारी जोड़ ली थी। और यहाँ पर वो शासन की सत्ता, शासन की जो बागडोर है उसे अपने हाथों में रखता है और सामने से सिंहासन पर नासिरुद्दीन महमूद जो है वो विराजमान रहता है। और इस अवसर पर इसे उलूग खां की उपाधि और नायब मुमलकात इसकी उपाधि दी जाती है। 1266 में ये बलबन जो है ये दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन होता है। मतलब ये नासिरुद्दीन महमूद को तभी तक राजा बने देना रहना चाहता है जब तक कि ये इसके रास्ते में बाधा नहीं बनता है। जैसे ही नासिरुद्दीन महमूद थोड़ा सा सिर उठाने लगता है, इसे महसूस होता है कि अब ये किसी काम का नहीं है और सिर्फ ये रोड़ा डाल रहा है, तो ये इसे हटा देता है अपने रास्ते से और राजा बन जाता है। तो यहाँ से ये सुल्तान बनता है। और बलबन के विषय में कहा जाता है कि इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति यह बलबन के द्वारा चलाई गई थी, ऐसा कहा जाता है। और बलबन के राजत्व के सिद्धांत की दो विशेषताएं थी। इसकी दो चीजें जो है वो फेमस है। एक तो रक्त और लौह की नीति और दूसरा राजत्व का सिद्धांत। तो प्रमुख विशेषताएं राजत्व के सिद्धांत की दो थी। एक तो पहली वाली जो थी, इसमें सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा दिया हुआ होता है, मतलब इसे कोई हिला नहीं सकता। इसका कहने का मतलब ये है, ईश्वर ने जो दे दिया उसको कौन बदलेगा। तो सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा दिया गया है और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। मतलब यहाँ पर देखिए, इल्तुतमिश ने भी यही किया था, लेकिन वो निरंकुश नहीं था। बलबन ने ये किया और वो निरंकुश था। दोनों की प्रवृत्तियों में अंतर था। इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और बलबन तीनों की मानसिकता एक जैसी थी, लेकिन शासन करने का तरीका भिन्न भिन्न था। ये शासन को केंद्रीकृत यानी राजा की मुट्ठी में रखना चाहते थे, मतलब चाहते थे कि सुल्तान के हाथों में सारे शासन की बागडोर हो, और ऐसा वो करते भी हैं। इल्तुतमिश भी करता है, रजिया भी करती है और इसी वजह से मारी जाती है। और उसके बाद बलबन भी यही करता है। बलबन हालांकि उन्हीं अमीरों के दल का मेंबर था या उन्हीं का सदस्य था, उन्हीं में से एक था जो कि राज परिवार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। ये शासन की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहते थे। और बाद में जब ये शासक बनता है, खुद एक शहंशाह की हैसियत से आता है, तो ये उस पद को ही समाप्त कर देता है, उस दौर को ही खत्म कर देता है जो कि अमीरों का रहता है। और यहाँ पर रक्त और लौह की नीति अपना लेता है और राजत्व का सिद्धांत अपना प्रस्तुत करता है, जिसमें कहता है कि सुल्तान है तो वो निरंकुश होगा, मतलब वो अपनी मनमानियां करने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर, ये फारसी जो लोक कथाएं थी उससे काफी ज्यादा प्रभावित था और वहां के जो वीर योद्धा थे उनसे ये प्रेरित होता है और राजनीतिक आदर्श का निर्माण करता है। उनका अनुकरण करते हुए इसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयास किया। मतलब इसने बाहरी जो विदेशी स्रोत थे उनसे भी राजनीति और रणनीति को ग्रहण किया था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत ए खुदाई माना गया। ये सब इसके समय में माना जाता है। मतलब ईश्वर के द्वारा ये सुल्तान का पद निर्धारित किया जाता है और सुल्तान जो है वो असल में क्या है, ये ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। और उसके अनुसार मान मर्यादा में ये केवल पैगंबर के बाद है, मतलब पैगंबर के बाद दूसरा यही है।
राजा जिल्ले इलाही या ईश्वर के प्रतिबिंब के तौर पे देखा जाता था। ये सब बलबन के समय की मानसिकताएं थी, मतलब उसका ऐसा मानना था और यही वो मनवाता भी था। उसकी नीतियां कठोर हुआ करती थी। तो ईश्वर का प्रतिबिंब, जिल्ल का मतलब क्या होता है? परछाई या छाया या प्रतिबिंब, और इलाही का मतलब होता है ईश्वर। इसके अतिरिक्त बलबन के बारे में हम देखें तो यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। अब पहला सुल्तान नहीं था, मतलब इस मामले में पहला सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी। ये फारस की जो प्रणालियां थी उससे प्रेरित था और इसी के चलते इसने राजत्व का सिद्धांत बनाया था। और इसका जो बेटा था बुगरा खां, वो कहता है कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, मतलब वो अपने पिता का अनुकरण करता है। ये कुछ बातें हैं। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में शुरू किया, मतलब बाहर से जो संस्कृतियां हैं उसकी ये प्रेरणा लेता है और उसके आधार पर अपने शासन को स्थापित करता है। इसने सिजदा का मतलब होता है जमीन पर लेटकर अभिवादन करना, जमीन पर सीधा लेट जाना और उस प्रकार से सुल्तान को अभिवादन करना। और दूसरा पाबोस, ये दोनों रीतियां ये शुरू करवाता है। बाद में इस पर रोक लगती है, वो कौन लगाता है ये भी हम देखेंगे। तो सिजदा और पैबोस या पाबोस में क्या होता था? सुल्तान के पैरों को चूमा जाता था, मतलब उन्हें अपने होठों से चूमते थे लोग। इस प्रकार से ये अपनी वफादारी दिखाते थे। तो सिजदा वाली जो परंपरा है वो हमारी हिंदू सभ्यता में भी पहले थी। दंडवत कहते हैं ना, दंडवत प्रणाम करना, तो उसमें सीधा लेट कर अपना जो सिर है और अपना हाथ है वो सामने वाले जो व्यक्ति है उसके चरण में रख देना, ये होता था दंडवत प्रणाम। तो उसी प्रकार का ये सिजदा था। और पैबोस की जो प्रणाली थी ये ईरानियों की थी, इसमें सुल्तान के चरणों को चूमना, ये रीतियां यहाँ शुरू होती हैं। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष पारसी या फारसी त्योहार नौरोज, ये जो नौरोज है ये फारसी या पारसियों का त्योहार है। जो पारसी समुदाय है वो इसे अभी भी मनाता है। तो इसे बड़ी शान शौकत से मनाने की जो परंपरा है वो शुरू करवाई। नौरोज को मनाने की जो शुरुआत है वो बलबन के द्वारा की जाती है। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान-ए अर्ज की स्थापना की। ऐसा इसे क्यों करना पड़ा? क्योंकि उस समय मंगोल जो थे ये बहुत ज्यादा परेशान करते थे। आपने देखा इल्तुतमिश के समय में भी इनका आक्रमण होता है, लेकिन वो बचा ले जाता है। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियों को टालना संभव नहीं रहता है, युद्ध की संभावना बनती है। तो ऐसी स्थिति में बलबन क्या करता है? ये बलबन जो है, यहाँ आप देख लीजिए, ये एक नया सैन्य विभाग बनाता है, मतलब अपनी सेना को मजबूत करता है। और ये जो नया सैन्य विभाग है ये है दीवान-ए अर्ज। बलबन ने अपना सेना मंत्री या सेना नायक दीवान-ए अर्ज ये इमादुल मुल्क को बनाया था। मतलब उस समय दीवान-ए अर्ज जो डिपार्टमेंट था उसका जो सेनापति था वो कौन था? इमादुल मुल्क था, जो कि बहुत ज्यादा ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। मतलब वो वफादार था, इसी वजह से बलबन उसको चुनता है। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा था, मतलब वजीर का जो कंट्रोल होता है उससे ये इसे मुक्त रखता है ताकि इसे धन की कमी ना हो। मतलब ये जो बलबन था ये अपने अधिकारियों और अपने कर्मचारियों का भी बहुत ध्यान रखता था, उनके अधिकारों की रक्षा करता था और इसी के चलते उन्हें पैसे की कमी ना हो, इस वजह से ये आर्थिक कंट्रोल से इन्हें फ्री कर देता है। मतलब आप अपने हिसाब से पैसा खर्च कर सकते हैं, बशर्ते वो जो पैसा है, यहाँ पर शर्त ये होती थी कि जो धन आप खर्च कर रहे हैं वो जो सत्ता है या सल्तनत है उसके हित में हो, उसकी भलाई के लिए यूज किया जा रहा हो, ये चीजें होती थी। और ये ईमानदार व्यक्ति था तो ये बेईमानी करेगा नहीं, बलबन जानता था। इसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इल्तुतमिश के काल में ये पूरी होती है और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो चौथी मंजिल है वो टूट जाती है, तो ये चौथी भी बनवाता है और पांचवी भी बनवाता है। और यहाँ पर 2 मंजिलों का निर्माण ये करवाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था, तो गयासुद्दीन तुगलक का नाम नहीं है, ये फिरोज शाह तुगलक का नाम है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 के बाद, ये जो सन है गोरी की मृत्यु का ये 1206 है। इसके बाद लाहौर के विशिष्ट जनों और अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। मतलब लाहौर की जो जनता थी और वहां के जो अमीर थे वो ऐबक को बुलाते हैं कि आओ और शासक बनो, और उन्हीं के आमंत्रण पर ये लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण करता है 24 जून 1206 को। 3 महीने बाद गोरी की मृत्यु होती है, उसके 3 महीने बाद ये सत्ता ग्रहण करता है। ये औपचारिक रूप से सिंहासन पर बैठता है, आधिकारिक रूप से नहीं। आधिकारिक रूप से इसलिए नहीं क्योंकि ये गुलाम था और इसे सुल्तान के रूप में स्वीकार बहुत से लोग नहीं कर रहे थे। ऐबक की राजधानी लाहौर थी और गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी जो कठिनाई प्रकट होती है वो अन्य जो गुलाम गोरी के हैं वही खड़ी करते हैं। गोरी के दास और राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा, ये दोनों इसके राह में कांटे खड़े करते हैं। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से करके उसे अपने पक्ष में कर लिया। यहाँ आप देखिए ऐबक जो है वो युद्ध भी लड़ता है
और रणनीतियों का भी पालन करता है। मतलब यहाँ कूटनीति से काम लेता है। कूटनीति क्या है? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेना। तो यहाँ ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा ये दोनों इसे परेशान करते हैं क्योंकि इनका भी हक रहता है। तो ऐसे में ऐबक क्या करता है, ये कुबाचा के साथ अपनी बहन की शादी कर लेता है, मतलब शादी करवा देता है। इस प्रकार से कुबाचा इसका जीजा बन जाता है और ये इसका साला बन जाता है। और इसके बाद यल्दौज की तरफ से जो खतरा है वो अभी भी बना रहता है, मतलब यल्दौज अभी भी खड़ा रहता है। और यही कारण था कि ऐबक जो था वो हमेशा लाहौर में रहता है। यहाँ पर देखिए, लाहौर की को ये राजधानी बनाता है। ये चाहता तो है कि ये दिल्ली आए, क्योंकि दिल्ली वहाँ पर केंद्र हुआ करता था। उत्तर भारत में ये दिल्ली जो है केंद्र है, तभी राजधानी है। तो लाहौर में ये रहना नहीं चाहता था, लेकिन इसकी यहाँ पे मजबूरी थी। ये लाहौर में क्यों टिका रहता है? क्योंकि यल्दौज इसे दिल्ली प्रवेश नहीं करने देता, दिल्ली में आने ही नहीं देता। इसके बाद दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। ये वस्तुतः था, मतलब वास्तव में। और उसे सुल्तान पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं मिलती है, बल्कि खलीफा से प्राप्त होती है। खलीफा ने इसे सुल्तान के तौर पे यहाँ मान्यता दी थी, पूरे क्षेत्र का राजा बनाया था। सुल्तान ने आजम की उपाधि दी थी। और इस प्रकार कानूनी तरीके से दिल्ली का पहला जो स्वतंत्र सुल्तान था वो इल्तुतमिश कहलाता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया, ये भी उसकी उपलब्धि है। मतलब इल्तुतमिश वो काम करता है जो कि ऐबक नहीं कर पाता है। ऐबक अपने रास्ते के कांटों को साफ नहीं कर पाता है। एक के साथ वो मित्रता कर लेता है, मतलब उसे अपने वैवाहिक संबंध में बांध लेता है, और दूसरे के साथ वो दुश्मनी पालना नहीं चाहता है, मतलब उसे दुश्मन नहीं बनाना चाहता। और ऐसी स्थिति में वो वहां से दूर ही रहता है, मतलब उसके क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं करता है। लेकिन यहाँ इल्तुतमिश ने क्या किया, यहाँ उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और उससे पहले इसने जो कांटे थे उन्हें हटाया, नासिरुद्दीन कुबाचा और यल्दौज। इस प्रकार से भारत में तुर्की साम्राज्य को संगठित करने का जो श्रेय है, ये देखिए, भारत में तुर्की साम्राज्य को संगठित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को दिया जाता है। और यह केंद्रीकृत प्रशासन में विश्वास करता था। मतलब ये चाहता था कि जो सत्ता की वास्तविक बागडोर है वो सुल्तान के हाथ में रहे। मंगोल आक्रमण से ये बचाता है भारत को नहीं, बल्कि दिल्ली सल्तनत को बचाता है, पूरे भारत को नहीं। कैसे बचाता है ये आपने पीछे देखा। जो मंगबर्नी रहता है वो इसकी सीमा में प्रवेश करता है और वो मंगोलों की ओर से भाग कर आया रहता है, मतलब मंगोलों से उसकी दुश्मनी रहती है और मंगोल उसको खोजते रहते हैं, पीछा करते रहते हैं। और उसी के पीछे पीछे ये सिंधु नदी के तट तक आ जाते हैं मंगोल जो है, और इल्तुतमिश के पास अपना दूत भेजते हैं कि मंगबर्नी को स्थान मत देना अपने यहाँ, मतलब ठिकाना मत देना, नहीं तो बुरा होगा। और इसी के चलते इल्तुतमिश जो है वो मंगबर्नी की एक नहीं सुनता है, उसे अपने यहाँ टिकने नहीं देता। और इसका परिणाम ये होता है कि मंगोल यहाँ से संतुष्ट होकर लौट जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से भारत जो है, मतलब उत्तर भारत, वो मंगोल आक्रमण से बच जाता है। अब देखिए, सुल्तान के पद को ये वंशानुगत बनाता है। इसके अलावा राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयास करता है। राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयास इससे पहले मोहम्मद गोरी ने भी किया था। जितने आए हैं बाहर से आक्रमणकारी, उनके राह में सबसे बड़ा रोड़ा राजपूत ही थे। उस समय राजपूत ही इतना ज़्यादा जुझारू हुआ करते थे जो कि इनका विरोध कर सके। आपने पृथ्वीराज चौहान को देखा है, या इससे पहले और भी शासक हैं, बीसल देव जो महाराज हैं, उन्होंने भी विरोध किया था। तो इस प्रकार की जो शक्तियां हैं वो खड़ी रहती थी। अब इनके राह में जो कांटे थे उन्हें हटाना था, तो इसलिए इल्तुतमिश ने राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयास किया और काफी हद तक खंडित भी कर देता है। सुल्तान के पद को ये वंशानुगत बनाता है, मतलब ये निर्धारित करता है कि इसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी हैं वही राज्य करेंगे। हालांकि ये सफल नहीं हो पाता। बाद में जो अमीर हैं वो इसके उत्तराधिकारियों को अपना निवाला बनाने लगते हैं, शिकार बनाने लगते हैं। और दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाने का जो श्रेय है वो भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। मतलब दिल्ली को एक राजधानी के तौर पे डेवलप करने का काम ये इसने किया था। और अपने नाम के ये सिक्के चलवाता है, अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है, अपने नाम के सिक्के चलवाता है। ये सब उस समय सुल्तान का वैभव का प्रतीक माना जाता था। इसके बाद गुलामों का गुलाम ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। मतलब देख लीजिए, मोहम्मद गोरी मूल शासक है, उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इसलिए ये गुलाम का गुलाम था। गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसका गुलाम इल्तुतमिश था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर जहांदार का मतलब ये होता है अंगरक्षकों का प्रधान। तो इस पद को सौंपने का काम किया था। मतलब इस पर ये भरोसा करता था, इसकी काबिलियत से परिचित था। इसी के चलते ये अपने अंगरक्षकों के दल का इसे नेता बना देता है। और ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया, मतलब इसकी काबिलियत से खुश होकर।
था तो ये गुलाम, लेकिन इसके साथ ये अपनी रिश्तेदारी जोड़ लेता है। और इस प्रकार से ये इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पहले गुलाम और बाद में दामाद बन जाता है। इस प्रकार की चीजें हैं। चंगेज खां एक मंगोल शासक था। अब यहाँ पर मंगोलों के आक्रमण का जिक्र हुआ है तो उसके संस्थापक और उसके जो प्रमुख नेता हैं उनके बारे में देख लीजिए। मंगोल साम्राज्य हालांकि पहले से ही चल रहा था, मतलब ये पहले से ही विद्यमान था, ऐसा नहीं कि चंगेज खां ने इसे स्थापित किया था, लेकिन यह जो चंगेज खां था ये साम्राज्य के विस्तार में यानी मंगोल साम्राज्य को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चंगेज खां का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम तेंजिन था, तेमुजिन या तेमुचिन इसे कहा जाता है। तो ये चाइनीज थे। इसके बाद बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर, यहां आप देख लीजिए, गढ़ मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, खलीफा का सहयोगी कहा है, खुद खलीफा नहीं कहा है बल्कि खलीफा का सहयोगी कहा है। और बलबन के जो पद थे, मतलब बलबन के समय में जो पद हुआ करते थे, प्रशासनिक पद थे, उन्हें यहाँ पर बताया गया है। ये बलबन के समय के पद नहीं है बल्कि बलबन के द्वारा धारण किए गए पद हैं, उसके द्वारा धारण किए गए डिपार्टमेंट हैं। असल में बलबन जो था ये क्या था, एक सरदार के तौर पे यहाँ काम कर रहा था। शुरुआत में ये गुलाम था और बाद में ये सरदार बन जाता है, अमीर बन जाता है। और ये विभिन्न शासकों का दौर देखा रहता है, उनके शासनकाल में ये महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को संभालता है। तो रजिया सुल्ताना के समय में ये अमीर शिकार के पद पे आसीन किया जाता है, अमीर शिकार का जो पद है वो इसे सौंपा जाता है। इसके बाद अमीर आखूर ये बहराम शाह के समय में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये रजिया को हटाने में अमीरों का और बहराम शाह का सपोर्ट करता है और इससे खुश होकर बहराम शाह इसको इस पद पर आसीन करता है। इसके बाद जो अलाउद्दीन मसूद शाह है, इसके समय में इसे अमीर हाजिब का पद दिया जाता है और अंत में नायब मुमलकात का जो बेहतरीन पद है वो नासिरुद्दीन महमूद के समय में इसे प्राप्त होता है। इस प्रकार की चीजें हैं। और नासिरुद्दीन महमूद के साथ ये अपनी बेटी का विवाह करके उसे रिश्तेदारी में बांध लेता है और वास्तविक जो सत्ता की बागडोर है वो नासिरुद्दीन महमूद के समय से ही बलबन के हाथ में रहती है। और बाद में जब इसे अनुभव होता है कि ये किसी काम का नहीं है तो वो नासिरुद्दीन महमूद को हटाकर खुद राजा बन जाता है। दरबार के प्रसिद्ध विद्वान को देख लीजिए तो अमीर खुसरो है और अमीर हसन है। यहाँ तक हमने देखा। अब यहाँ पर इल्तुतमिश और बलबन दोनों ही अपने समय के प्रसिद्ध या एक तरह से योग्य शासक थे। ये आपने पीछे देख लिया है। दोनों की आपस में तुलना अगर की जाए तो हमें कुछ समानताएं मिलेंगी और कुछ दोनों में अंतर दिखाई देगा। दोनों को यहाँ देखना है, दोनों के बीच में तुलना की जा रही है और ये तुलना हमें ये बताएगी कि बेहतर कौन है और उससे कमतर कौन है। तो इल्तुतमिश को देख लीजिए और बलबन को देख लीजिए। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। दोनों ही गुलाम थे। पहली चीज, दोनों में जो समानता थी वो क्या थी, दोनों ही दास थे शुरुआत में। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था। इस प्रकार का है। इल्तुतमिश ने चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था। हालांकि वो केंद्रीकृत शासन प्रणाली में विश्वास करता था, वो चाहता था कि सत्ता की वास्तविक बागडोर ये सुल्तान के हाथ में रहे, लेकिन वो दल चालीसा या चहलगानी का निर्माण करता है। तुर्कान चहलगानी से कहा जाता है। बलबन इस चालीसा को समाप्त करवा देता है। क्यों? यहाँ ये प्रश्न उठता है ना कि एक शासक ने इसे शुरू करवाया और ये काफी प्रभावशाली था, इसका वर्चस्व बहुत ज्यादा था, तो इसे खत्म क्यों करवा दिया गया? तो खत्म करवाने का कारण यह था कि बलबन खुद इसका मेंबर था। वो तुर्कान चहलगानी का ही सदस्य था और वो जानता था कि ये दल कितना खतरनाक है, इसकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो किसी भी शासक की जड़ों को खोदने में सक्षम है। और ऐसा होता भी है। इल्तुतमिश के जितने वैध उत्तराधिकारी होते हैं, रजिया से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक, वो सब एक के बाद एक इसी तुर्कान चहलगानी का शिकार होते हैं। तो बलबन इन्हीं में से एक था। तो ये अच्छी तरह से जानता था, जो जैसे ही राजा बनता है, जैसे ही सत्ता इसके हाथ में आती है, पहला काम ये यही करता है, इस चालीसा दल को खत्म करवा देता है। इसके बाद इल्तुतमिश ने बाहरी और आंतरिक समस्याओं के नियंत्रण, मतलब बाहरी और आंतरिक जो समस्याएं इसकी थी, मतलब साम्राज्य की थी, उस पर ये कंट्रोल करता है और राज्य का विस्तार करता है। तो ये काम बलबन के द्वारा भी किया गया था। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है कि बलबन ने आंतरिक प्रशासन पर विशेष बल दिया था, बाहरी से ज्यादा अंदर वाले पर। इसने राजत्व का सिद्धांत दिया, लेकिन इसने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। जो साम्राज्य पहले से फैला हुआ था उसी को और मजबूत बनाने का काम किया, उसमें बढ़ोतरी नहीं की, क्योंकि उस समय की यही जरूरत थी, तत्काल आवश्यकता इसी की थी कि साम्राज्य को फैलाया नहीं जाए बल्कि बाहरी जो लोग हैं उनसे सुरक्षित किया जाए। और बाहरी लोगों से सुरक्षित करने का मतलब क्या है कि हम अंदर से मजबूत होंगे तो बाहर वाले हमला नहीं कर पाएंगे, या करेंगे भी तो हार जाएंगे। तो इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर बलबन क्रिएट करता है, पैदा करता है। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। यहाँ देखिए,
जो स्थापित व्यवस्था थी वो अस्थायी थी और प्रभाव जो था वो अल्पकालीन था। मतलब इल्तुतमिश के द्वारा जो भी व्यवस्था की गई थी, जितना भी यहाँ पर ढांचा बनाया गया था, वो ज़्यादा समय तक टिका नहीं। लेकिन बलबन के द्वारा जो ढांचा तैयार किया गया, जो व्यवस्था बनाई गई, वो स्थायी थी, वो लंबे समय तक रहती भी है। यहाँ तक हमने दोनों की तुलना देखी। अब इसके बाद यहाँ से खिलजी वंश शुरू होता है। मतलब पहले हमने मामलूक वंश को देखा, उसमें जो महत्वपूर्ण शासक थे उन्हें देखा, सभी को नहीं देखा क्योंकि कुछ जो थे वो किसी काबिल नहीं थे, मतलब उनकी चर्चा करना व्यर्थ है। खिलजी वंश में शुरुआत होती है 1290 से और ये चलता है 1320 तक, और इसकी स्थापना करने वाला जो शासक है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। ये कैकुबाद के समय में शाइस्ता खां की उपाधि धारण करता है। मतलब कैकुबाद के द्वारा, जो कि बलबन के उत्तराधिकारी के तौर पे देखे जाते हैं, मतलब उनका संबंध मामलूक वंश से ही रहता है, तो उसके तौर पे अब खिलजी वंश में सबसे पहला जो राजा बनता है, पहला जो सुल्तान बनता है, वो जलालुद्दीन खिलजी है। यही इस वंश का संस्थापक भी है और यही पहला सुल्तान भी है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। 1290 में ये खिलजी वंश की नींव डालता है। कैकुबाद को अपने स्थान से हटाकर, मतलब अपने रास्ते से हटाकर, ये अपने साम्राज्य का रास्ता साफ करता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। इसका राज्याभिषेक कैकुबाद के द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी को कीलूगढ़ भी कहा जाता है, तो इस महल में किया गया था। ये महल अधूरा था और इसको कैकुबाद ने बनवाया था, वो इसे पूरा नहीं करवा सका, तो उस आधे अधूरे बने महल में इसका राज्याभिषेक होता है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन दिल्ली का पहला तुर्की सुल्तान था, जिसने, अब यहाँ पर पहला तुर्की सुल्तान ये नहीं था, लेकिन किस मामले में पहला था ये देख लीजिए। तो इस मामले में ये पहला था कि इसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। मतलब उदारता भी और निरंकुशता भी, दोनों ही चीजें। कहने का मतलब ये है कि सुल्तान के पास दोनों ही राइट्स होते थे, दोनों ही अधिकार होते थे। वह उदार भी बन सकता था और निरंकुश भी। कुल मिलाकर वो जो चाहता था वो कर सकता था। जहां उदारता उसे दिखानी है वहां उदारता दिखा सकता था, और जहां पर उसे निरंकुश होना पड़े वहां निरंकुश हो सकता था। इस प्रकार का ये आदर्श अपने सामने रखता है और उसी पर चलता है। ये कहना है इतिहासकार डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का। तो जलालुद्दीन खिलजी ये 1290 में सुल्तान बनता है। खिलजी वंश की स्थापना यहीं से होती है और अपना राज्याभिषेक ये जो पूर्ववर्ती शासक है कैकुबाद, उसी के एक महल में करवाता है, जो कि कीलूगढ़ का महल कहलाता है। और यह जो महल था ये अधूरा था। जलालुद्दीन तब दिल्ली का सुल्तान बना जब उसने अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का पद दिया था और अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन के साथ किया था। मतलब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा हो रही है, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये जो जलालुद्दीन है ये अपनी बेटी का विवाह करता है। और मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़े मानिकपुर की सूबेदारी भी मिलती है इसी के समय में। तो अलाउद्दीन खिलजी ये कड़े मानिकपुर का, या कड़ा मानिकपुर इसे कहा जाता है, यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये मलिक छज्जू के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सफल होता है। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अगर कहा जाए, इसके व्यक्तित्व को देखा जाए, तो यह एक निष्ठावादी, निष्कपट, दयालु और उदार व्यक्ति था। निष्कपट था ऐसा यहाँ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितने शासक हुए हैं वो शासन को बढ़ाने के लिए या सत्ता हासिल करने के लिए कपट का सहारा लेते हैं, धोखे का सहारा लेते हैं, और अपने ही किसी पूर्ववर्ती को मारकर या उसके स्थान से हटाकर जो सत्ता है उसको हासिल करते हैं। तो ये निष्कपट नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, निष्ठावादी था, दयालु था और उदार था। इसीलिए इसने उदार निरंकुशवाद का जो आदर्श है उसे प्रस्तुत किया। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक वही किलोखरी के महल में होता है, जिसे कि कीलूगढ़ी का महल कहा जाता है। यहाँ कूलागढ़ी दिया है, कीलूगढ़ी होगा। जलालुद्दीन एक वृद्ध शासक था। इसने अपने दुश्मनों के विरुद्ध दुर्बल नीतियां अपनाई और सीदी मौला को विद्रोही गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण मृत्युदंड दिया था। ये जो सीदी मौला थे ये एक फकीर टाइप के व्यक्ति थे और इन्हें यहाँ मौत की सजा दी जाती है, क्योंकि ये धर्म विरोधी प्रचार कर रहे थे, मतलब धर्म के खिलाफ ये अभिभाषण कर रहे थे, और उसी के चलते यहाँ राज्य के खिलाफ बोलने के कारण इन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। ये सब इनके समय में होता है, मतलब जलालुद्दीन खिलजी के समय में। और अलाउद्दीन खिलजी को ये अपना दामाद बना लेता है और उसके साथ साथ कड़े मानिकपुर की सूबेदारी भी सौंपता है। इतनी चीजें हमने इसके बारे में देखी और ये खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका जो सक्सेसर है वो अलाउद्दीन खिलजी बनता है, और यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। ये धर्म को उतना ऊपर नहीं समझता था जितना कि राजतंत्र को इसने सर्वोपरि रखा। यही चीजें यहाँ पे हैं।
तो धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने वाला ये पहला था। इससे पहले जितने शासक थे वो धर्म के अधीन थे, मतलब धार्मिक उलेमा या खलीफा जो कहते थे उसी को वो मानते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वो करता था जो इसका मन करता था, मतलब जो राज्य कार्य के लिए उचित होता था उसको ये अमल में लाता था। यहाँ आप देख लीजिए, उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी, अमीर उल मुमिनीन इस प्रकार की उपाधियों से नवाजा था। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त हो गया था। उलेमाओं के प्रभाव को ये नहीं मानता था, उनका ये विरोध करता था। और अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था, बेशक था, महत्वाकांक्षी तो ये था, और अपने साम्राज्य का विस्तार करने में भी भरोसा करता था। इसके बाद इसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि को धारण किया था और उसने इसे अपने सिक्कों पर अंकित भी करवाया था। मतलब सिकंदर द्वितीय की जो उपाधि है वो कौन धारण करता है? ये अलाउद्दीन खिलजी धारण करता है और इसे अपने सिक्कों पर अंकित भी करवाता है। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां, जो कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है और यह अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेना नायक था। तो जफर खां के बारे में कहा जा रहा है कि ये मंगोलों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि अलाउद्दीन की एक बड़ी सी सेना मंगोलों के खिलाफ भेजी जाती है और जफर खां उसका नेतृत्व कर रहा था, लेकिन सामने मंगोलों की एक बहुत बड़ी सेना खड़ी रहती है और उसकी तुलना में ये जो खिलजियों की सेना है ये छोटी रहती है। तो सेना वहाँ से पलायन कर जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन ने उसे वापस बुला लिया। क्यों बुला लिया? क्योंकि वो जफर खां को दंड देना चाहता था, मतलब जफर खां की महत्वाकांक्षाओं से वो तंग आ गया था। असल में ये खुद योग्य था। यहाँ आप देख लीजिए, इसके बारे में कहा गया है ना कि ये श्रेष्ठ और साहसी था। तो इसकी जो श्रेष्ठता और साहसीपन था वो अलाउद्दीन को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके अंदर अपनी महत्वाकांक्षाएं पैदा हो रही थी। तो अलाउद्दीन मौका तलाश रहा था कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए और इसी के चलते मंगोलों के खिलाफ जब सेना जाती है तो कुछ सैनिकों की टुकड़ी, मतलब चंद सैनिक रहते हैं गिने चुने, उनके साथ ये जो सेनापति है जिसका नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कौन सा है? यहाँ आप देख लीजिए, जफर खां। तो यह आगे बढ़ता है और पीछे जो बड़ी सी आर्मी है वो पीछे ही छूट जाती है, वो वहीं रुक जाती है, आगे बढ़ती ही नहीं है। और जब बहुत दूर जाकर ये पीछे मुड़कर देखता है, अंधाधुन निकल जाता है अपनी धुन में, मंगोलों की तरफ आक्रमण की मुद्रा में। जब बहुत आगे निकल जाता है तब इसको पता लगता है कि सेना तो पीछे ही छूट गई, वो आ क्यों नहीं रही है। लेकिन अब सोचने का समय बचता ही नहीं है और मंगोलों के हाथों इसकी मृत्यु हो जाती है, मंगोल इसे छोड़ते नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। कुल मिलाकर ऐसा लोग अलाउद्दीन के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उसी ने इसे हटाया था, मतलब अपने रास्ते से एक तरह से हटा दिया था, ये चीजें। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम देख सकते हैं आप यहाँ। ये जलालुद्दीन का सक्सेसर तो था, लेकिन उसका बेटा नहीं था, उसका दामाद था। तो इसके पिता का नाम देख लीजिए, शिहाबुद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भाई था। मतलब ये क्या था, दामाद तो रहता ही है, उसके साथ साथ भतीजा भी रहता है। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन से किया था। यहाँ पर इसे संबंधी भी ये बना लेता है। इसके बाद भिलसा, चंदेरी और देवगिरी, भिलसा, चंदेरी और देवगिरी, यहाँ के सफल अभियानों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारी दौलत प्राप्त होती है। मतलब ये जगह जगह आक्रमण करता है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए, दोनों ही कारण होते हैं, और इससे इसकी जो संपदा है उसमें वृद्धि होती है। इसके बाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाई थी और सत्ता हासिल की थी। मतलब यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी को षड्यंत्र के द्वारा मारा जाता है और इसमें अलाउद्दीन का बड़ा हाथ रहता है। और इसके मारने में, मतलब जलालुद्दीन खिलजी को रास्ते से हटाने में यहाँ पर कुछ षड्यंत्रकारियों का नाम आता है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का नाम सबसे पहला है। उसके बाद उलूग खां, जो कि अलाउद्दीन का भाई था, और मोहम्मद सलीम, ये तीनों मिलकर यहाँ साजिश करते हैं और उसका शिकार ये जलालुद्दीन हो जाता है। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक ये अलाउद्दीन खिलजी है। इसने आक्रमण भी किया था और जीत भी हासिल की थी। अलाउद्दीन खिलजी को कड़ेमानीपुर का सुल्तान घोषित किया गया था और राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ था। मतलब इसका जो राज्याभिषेक है एक सुल्तान की हैसियत से, वो बलबन के द्वारा बनवाए गए लाल महल में होता है। और शुरुआती दौर में ये क्या रहता है, कड़ेमानिकपुर का सूबेदार रहता है, ये आपने पीछे देखा ही है। अब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो काम किए गए हैं वो महत्वपूर्ण है, उन्हें जान लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पहले प्रशासन में जो विभाग होते थे, मतलब डिपार्टमेंट होते थे, उनकी यहाँ चर्चा की गई है। तो दीवान इंशा ये पहला था। इसका काम क्या होता था, तो इसका काम था शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करना और स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना, ये दोनों ही इसके काम थे। इसके बाद दीवान रसालत ये दूसरा डिपार्टमेंट था। ये पड़ोसी राज्यों के द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करवाता था
और विदेशी राजदूतों के साथ संपर्क स्थापित करता था, ये काम इसके थे। दीवान रियासत अलाउद्दीन ने ये नया मंत्रालय बनाया था, मतलब ये इसके द्वारा स्थापित किया गया एक नया डिपार्टमेंट था, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और इनका काम क्या होता था, तो राजधानी के जितने आर्थिक मामले होते थे, मतलब जितना भी इकोनॉमिकल इशू होते थे, उसकी देखरेख करने का काम इनका होता था। और व्यापारी वर्ग पे ये नियंत्रण रखता था, मतलब यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो था वो स्वतंत्र नहीं था, उस पर अलाउद्दीन ने कंट्रोल किया हुआ था। और कंट्रोल करने के लिए जिस डिपार्टमेंट की, जिस विभाग की स्थापना की जाती है, उसका नाम था दीवान रियासत। इसके बाद दीवान वजारत। दीवान वजारत जो था ये वजीरों का समूह था, और इसका जो प्रमुख था वो वजीर होता था, इसका प्रमुख वजीर कहलाता था, और ये वित्त विभाग का मुख्य होता था। वजीर राजस्व के एकत्रीकरण और प्रांतीय सरकारों के दीवानी पक्ष के प्रशासन में सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था, इसका ये बल होता था, इसका सामर्थ्य होता था। इसके बाद दीवान आरिज का नाम आता है। तो यह जो डिपार्टमेंट था इसका मुख्य होता था सैन्य मंत्री, वो दीवान होता था, ये सभी दीवान है, और दीवान जो था उस समय मंत्री की हैसियत वाला पद होता था। अब यहाँ देख लीजिए, सेना की भर्ती, सेना में वेतन को बांटना, नगद वेतन देने की शुरुआत यही करता है। तो सेना की भर्ती, सेना में वेतन बांटना, सेना का हुलिया लिखना और सैनिकों की नामावली रखना, इसके अलावा घोड़ों को दागना, ये सब जो प्रथाएं थी उसकी देखरेख का जिम्मा इस डिपार्टमेंट के पास होता था, और इसका जो हेड होता था उसको दीवान आरिज कहा जाता था, ये सैन्य मंत्री होता था। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद अधिकारियों को देख लीजिए। तो पहला था मुहत्सिब। ये मुहत्सिब क्या था, तो बाजारों पर नियंत्रण करना और माप तौल का निरीक्षण करना, ये इसका जिम्मा होता था। ये माप तौल अधिकारी के तौर पे यहाँ स्थापित किया गया था। इसके बाद बरीद मुमालिक, ये अगला अधिकारी है। बरीद मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी होता था, सबसे हेड होता था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए, ऐसा कहा जाता है। अब वो कितने प्रभावित हुए ये अलग चीज है, लेकिन यहाँ इतिहास में ऐसा दर्ज है कि जफर खां, जो कि बहुत एक तरह से साहसी और बहादुर सेनापति था, जो कि बाद में अलाउद्दीन के द्वारा हटा दिया जाता है, तो उसकी दृढ़ता से और उसकी बहादुरी से यहाँ पर मंगोलों के पैर उखड़ जाते। पद्मिनी के बारे में जिक्र करना आवश्यक है, यहाँ पद्मावत की चर्चा हो रही है। रानी पद्मिनी ये राणा रतन सिंह की रानी थी। रतन सिंह की 2 पत्नियां थी, नागमती और पद्मावती, तो उन्हीं को पद्मिनी कहा जाता था। कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत अधिक सुंदर थी। और अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के दौरान, मतलब मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़ उस समय, और उस पर ये आक्रमण करता है। किस लालच में आक्रमण करता है, पहले तो ये जाता है उनके महल में और धोखे से पद्मिनी को देखता है और उसकी सुंदरता का कायल हो जाता है, और बाद में पद्मिनी को हासिल करने के लिए आक्रमण करता है। लेकिन रानी पद्मिनी ने इससे बचने के लिए जौहर कर लिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है पद्मावत, उससे प्राप्त होता है। पद्मावत में बकायदा इसका वर्णन दिया गया है। तो रानी पद्मिनी जो थी वो अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए ऐसा करती है। जौहर जो होता है, आपने फिल्म देखी होगी पद्मावत, उसमें दीपिका पादुकोण जो है वो रानी पद्मिनी का रोल कर रही थी। तो फिल्म में मसाला डाला जाता है, फिल्म वास्तविकता से थोड़ी दूर होती है, हालांकि उसमें भी सच्ची घटना को आधार बनाया गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई गई हैं जो कि काल्पनिक है, ऐसा हुआ नहीं था। तो रुचिकर बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। फिलहाल बहुत सारी राजपूत महिलाओं के साथ, जिनके की पति वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उनके साथ सामूहिक रूप से रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। जौहर में होता क्या था, एक बड़े से अग्निकुंड में, बहुत बड़ा आग का कुंड होता था, उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, और उस अग्निकुंड में अंदर उतरने के लिए वो बनाया कैसे जाता था, जमीन को खोदकर गड्ढा बनाया जाता था। लंबा चौड़ा बड़ा सा बड़े आकार का गड्ढा बनता था, और उसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी या स्थान बना होता था। अब इसमें बीच में लकड़ियां इकट्ठी करके या जो भी ईंधन होता था उसको इकट्ठा करके आग जला दी जाती थी, दहकती हुई आग। और उसके बाद ये जो स्त्रियां थी, मतलब राजपूत स्त्रियां और रानी पद्मिनी खुद, ये इसी कुंड में छलांग लगा देती हैं। इस प्रकार से ये जौहर करती हैं, मतलब जल कर मर जाती हैं। एक तरह से ये सती प्रथा का ही एक अंश दिखाई देता है। सती प्रथा में चिता पर भस्म होते हैं, यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें कूद जाते हैं। तो इसका जिक्र पद्मावत में भी प्राप्त होता है, और यहाँ पर जौहर करने का जो विवरण है वो दिया गया है। तो जौहर यही था। अलाउद्दीन के शासनकाल में, मतलब अलाउद्दीन पद्मिनी को हासिल करने जाता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ राख मिलती। तो अलाउद्दीन के शासनकाल में कुछ विद्रोह होते हैं। ये जो शासनकाल था ये विद्रोहों से भरा हुआ था, इसलिए क्योंकि अलाउद्दीन का जो शासन था वो कठोर था।
और इन विद्रोहों के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। जब उसे महसूस होता है कि एक के बाद एक बगावतें हो रही हैं, तो एक अध्यादेश जारी करवाता है, और एक नहीं बल्कि 4 होते हैं। उसके जरिए ये कुछ काम करता है, मतलब ऐसे काम करता है जिसकी वजह से बगावत ना हो। तो उपहार, पेंशन और दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली जाती है। मतलब उपहार या पेंशन में उपहार के स्वरूप दी गई जमीन, पेंशन के स्वरूप दी गई जमीन या दान में दी गई जो जमीन है वो जिस व्यक्ति के पास है उससे ले ली जाती है, ताकि उसकी जो हैसियत है वो बिगड़ जाए। और सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से आधिकारिक कर लेने का आदेश दिया जाता है, मतलब टैक्स वसूलने का काम ये शुरू करता है। इसके बाद दूसरा जो अध्यादेश था उसमें ये कहा गया कि गुप्तचर विभाग का गठन किया जाए। गुप्तचर विभाग का गठन क्यों किया जाए, इससे क्या फायदा होगा? तो इससे ये फायदा होगा कि बगावत होने से पहले ही ये जो गुप्तचर है इसकी सूचना सुल्तान तक पहुंचा देंगे, तो पहले ही सुल्तान सावधान हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो अध्यादेश था उसमें मादक द्रव्यों, जिसमें कि शराब, भांग, इस प्रकार के जो नशीले पदार्थ थे उसके प्रयोग पर और जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। ये तारीफ वाली बात है। मादक द्रव्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना, खासतौर पे सेना में जो सैनिक होते थे उस समय, उसमें मतलब जितने भी सैनिक होते थे उनमें नशा करने की आदत थी, मतलब नशाखोरी थी, तो उस पर ये कंट्रोल करता है ताकि उनके अंदर बुराइयां ना आए और वो हमेशा सचेत रहें। वो भांग और शराब के नशे में चूर रहेंगे तो वो युद्ध कहाँ से करेंगे, इसलिए। और जुआ खेलने की जो प्रथा थी उस पर भी ये रोक लगा देता है, मतलब धन की बर्बादी ना हो इसलिए। इसके बाद जो चौथा अध्यादेश है उसमें ये सरदारों, अमीरों, इस प्रकार की जो तबके होते थे उस समय के, मतलब ये वर्ग होते थे जो कि काफ़ी सामर्थ्यवान होते थे, इनके दावतों, वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा देता है। मतलब बड़ा उत्सव या बड़ा आयोजन ये लोग नहीं कर सकते। इस प्रकार की चीज़ें ये करता है और इसके जरिए ये बगावतों को रोकने की कोशिश करता है। बगावतें होती क्यों हैं? क्योंकि इसकी नीतियाँ कठोर रहती हैं। जो बाकी महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय सूबेदार या लोग थे वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो बगावत करते हैं। अब उन बगावतों को दमन करने के लिए ये और कठोर रुख अपनाता है, मतलब और कड़ी नीतियों का पालन करता है और उसके चलते ये 4 अध्यादेश जारी करवाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, उसको देख लीजिए। तो 1296 से लेकर 1316 तक इसका दौर रहता है। इसका मूल नाम था अली गुरशास्प, और ये कौन था ये आपने देखा, ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और उसका बाद में दामाद बन जाता है और उसकी हत्या करवा के ये राजा बन जाता है। इसके बाद उपाधि के तौर पे इसने यामिनी उल खिलाफत नासिरी, ये पूरा नाम है, यामिनी उल खिलाफत नासिरी और अमीर मुमिनीन, इसके अलावा सिकंदर ए सानी, यहाँ क्वामा लगाना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ तक देख लीजिए। ये देखिए यामिनी उल खिलाफत नासिरी ये पूरी एक उपाधि है। उसके बाद अमीर मुमिनीन या अमीर मुमिनीन ये दूसरी उपाधि है। सिकंदर ए सानी ये तीसरी उपाधि है और सिकंदर द्वितीय या दूसरा सिकंदर ये एक उपाधि है। इस प्रकार से अलग अलग उपाधियों को इसने धारण किया था। जो इसकी जीत है, जहां पर इसने विजय प्राप्त की थी, उसको देख लीजिए। तो गुजरात 1297, इसके बाद इसी क्रम में रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवान और जालौन, यहां पर इसने अधिकार जमाया था, अपना वर्चस्व स्थापित किया था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था। मतलब यहाँ पर क्या होता है, संधि करने पर यह विवश हो जाता है। और संधि करने के लिए क्यों विवश हो जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन जो था ये काफ़ी आक्रामक था और इसके पास बड़ी सेना थी और योग्यता थी। तो इससे प्रभावित होकर, मतलब इससे तंग आकर, ये जो रामचंद्र देव है जो कि देवगिरी के हिंदू राजा थे, इन्होंने 1296 में जो संधि प्रस्ताव था उसको मंजूर कर लिया और गुलामी करने के लिए बाध्य हो जाता है। और प्रतिवर्ष जो एलिचपुर वाला क्षेत्र है उसकी आमदनी भेजने का वादा करता है। लेकिन अब यहाँ पर एक लेकिन शब्द आ गया। तो क्यों आया? 1305 ईस्वी में और 1306 ईस्वी में कुछ समय तक तो ये टैक्स भेजता है, अपने वादे के हिसाब से ये कर भेजता है। और शर्त क्या रहती है कि जब तक ये कर भेजेगा तब तक जो सेना है, शाही सेना है, वो इस पर आक्रमण नहीं करेगी। और ऐसा होता भी है। लेकिन 1296 के बाद ये लगातार भेजते भेजते 1305 में बंद कर देता है। 1305 और 1306 में इसने दिल्ली को कर नहीं भेजा। और इसका कारण ये निकलता है कि मतलब इसके वजह से 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। अब यहाँ पर राजा रामचंद्र देव के साथ इसका युद्ध होता है, जो सेना भेजी जाती है उसका, और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मान सूचक व्यवहार किया और उसे राय रतन की उपाधि दी।
राय रतन की उपाधि ये देता है। मतलब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी चाहता तो रामचंद्र देव को मरवा देता इस बगावत के चलते। बगावत का मतलब यह है कि कर देने से ये मना कर देता है और इसी वजह से ये वहाँ पर सेना भेजता है। तो देवगिरी वाला क्षेत्र इसके कब्जे में आ जाता है और राय रतन की उपाधि इन्हें दी जाती है रामचंद्र देव को, मतलब सम्मान सूचक। 6 माह के बाद, यहाँ आप नीचे देख लीजिए, 6 माह के बाद उसे 1 लाख सोने का टंका और नौसारी का जिला देकर उसके राज्य में वापस भेज दिया जाता है। मतलब यहाँ पर कुछ तो इनकी काबिलियत होती है, रामचंद्र देव के पास अपनी कुछ योग्यताएं होती हैं। दूसरी चीज ये है कि अलाउद्दीन यहाँ पर जो हिंदू प्रजा थी उसको नाराज नहीं करना चाहता था, ये भी एक कारण था। तो उसने थोड़ा सा उदारता दिखाई और इसे एक तरह से क्षमा कर देता है और उसके बाद कुछ और जमीन और पैसा देकर, नौसारी का जिला और 1 लाख सोने का टंका मतलब पैसा देकर ये इसके राज्य में वापस भेज देता है, मतलब इसका जो शासन है इसे लौटा देता है। लेकिन 1312 में मलिक काफूर ने रामचंद्र देव के बेटे शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। मतलब ये बगावतें यहाँ से लगातार होती हैं। इसके बाद मलिक काफूर, यहाँ पर बार बार नाम आ रहा है ना, पहले देवगिरी पर आक्रमण करने के समय ये नेतृत्व करता है, रामचंद्र देव को हराता है, उसके बाद शंकर देव को हराता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ योग्यता रही होगी, तभी अलाउद्दीन खिलजी इसे सेना के नेतृत्व करने के लिए भेजता है। तो ये था कौन? मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था, मतलब इसे ये हासिल करता है और इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। अब यहाँ अलाउद्दीन के भूमि सुधार के बारे में चर्चा की जा रही है। तो यह पहला सुल्तान था जिसने जमीन की पैमाइश कराई और लगान वसूलना प्रारंभ करवाया। पहले जमीन को नाप कर उस पर लगान नहीं ली जाती थी, लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी क्या करवाता है, ये जमीन को नपवाता है और उसके आधार पर तब लगान वसूलता है। ये आप देख रहे हैं। इसके बाद अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, मतलब एक पृथक विभाग की स्थापना की जिसे कि दीवान मुस्तखराज कहा जाता था। तो दीवान मुस्तखराज क्या था? ये एक विभाग था जिसका काम था भू राजस्व संबंधी मामलों की देखरेख करना। और भू राजस्व संबंधी मामलों में जमीन की पैमाइश की जाती थी और जमीन के आकार और उस पर जो उपज होने वाली है उसका अंदाजा लगाया जाता था और उसके आधार पर लगान वसूली जाती थी। तो ये कुछ चीजें थी और इसके लिए नया डिपार्टमेंट बनता है, उसको याद रखिएगा। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों, यहाँ पर परंपरागत जो पहले से चल रहे लगान अधिकारी थे जो कि टैक्स वसूलने का काम करते थे। देखिए, लगान वसूलने वाला ये कोई नया नहीं था, लेकिन व्यवस्थित तरीके से वसूलने वाला ये पहला था। लगान यानी जो कर है वो पहले भी लिया जाता था, वो राज्य की आमदनी का महत्वपूर्ण स्रोत होता था। तो पहले के समय में जो लगान वसूलने वाले लोग थे उसमें खूत मुकद्दम और चौधरी का नाम आता है। ये जो खूत मुकद्दम और चौधरी थे ये स्थानीय तौर पर लगान वसूलते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इनका हक पूरी तरह से छीन लेता है और लगान वसूल करने का जो अधिकार है वो दीवान मुस्तखराज, ये जो विभाग है, इसके पास चला जाता है। उनके सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। क्यों खत्म कर दिए जाते हैं? क्योंकि ये अपने ही वहाँ के राजा बनने का प्रयास कर रहे थे, तो अलाउद्दीन को ये बर्दाश्त नहीं था। उनकी भूमि पर जो कर लिया जाने वाला था वो वसूला जाने लगता है। पहले क्या था, यहाँ आप नीचे देख लीजिए, उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा। मतलब इनकी जो अपनी जमीन होती थी, निजी प्रॉपर्टी होती थी, खूत मुकद्दम और चौधरी की, उस पर टैक्स पहले नहीं लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन के समय में वो कर वसूला जाने लगता है। मतलब इनसे भी टैक्स लिया जाता है, ये सामान्य आदमी की तरह हो जाते हैं। और बाकी अन्य सभी कर भी लिए जाते हैं, मतलब कुछ भी इन्हें छूट नहीं प्राप्त होती है। और इसके कारण खूत यानी खूत का मतलब जमींदार, बलहार का मतलब है साधारण किसान, इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। मतलब ये जमींदारी व्यवस्था को मजबूत नहीं करता है, उसे हतोत्साहित करता है। और हतोत्साहित कैसे करता है? पहले तो उनसे सारे अधिकार छीन लेता है, कर वसूली का जो हक था उसको वापस ले लेता है और उनकी जमीन पर वैसे ही कर आरोपित करता है जैसे सामान्य किसान पर था। ये चीजें हैं। अब यहाँ जो शब्द है उन्हें याद रखिएगा। खूत जो होते थे वो जमींदार होते थे और जो बलहार होते थे ये किसान होते थे, सामान्य कृषक होते थे। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मूल उद्देश्य था एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना, और उसने उन सभी व्यक्तियों से जमीन को छीन लिया जिन्हें वह मिल्क का मतलब है, यहाँ मिल्क शब्द जो है ये किस लिए यूज होता है जान लीजिए। राज्य द्वारा दी गई संपदा हो सकती है, या इनाम के तौर पे दी गई जमीन हो सकती है, या पेंशन की बदौलत दी गई प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस प्रकार से दी गई जो जमीनें थी उसे ये वापस ले लेता है। इस प्रकार से जितने भी व्यक्ति जमीन का लाभ ले रहे थे उनसे जमीन छीन ली जाती है। इसके अलावा वक्फ जो है ये धर्मार्थ मिली हुई जमीन है, मतलब धार्मिक उद्देश्य से
दान में दी गई जो जमीन होती थी उसको भी ये ले लेता है, उसे भी राज्य के अधीन कर लेता है। ये कुछ बातें हैं। और खालसा जमीन, यहां आप देख लीजिए, ये देखिए, फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। जो खालसा जमीन थी उसका बड़ा विस्तार यहाँ पर होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर यानी खराज के रूप में निश्चित किया। ये खराज क्या था? ये एक तरह का रेवेन्यू टैक्स था, यानी जमीन का कर था, और ये 50% उपज का लिया जाता था। मतलब अच्छा खासा टैक्स वसूला जाता था। जितनी उपज होगी उसका हम 50% यानी आधा ले लेंगे, आधा आधा कर लिया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था थी। और अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व सुनिश्चित किया था। वास्तविक आमदनी, एक होता है अनुमानित और एक होता है वास्तविक। तो यहाँ जो अनुमानित होता था उसके आधार पर उपज नहीं होती थी। आप जानते हैं कि खेत जितना बड़ा होता है उसको देखकर अगर फसल का अनुमान लगाइएगा तो वो कभी सटीक नहीं होगा, क्योंकि जब खेत में अनाज बोया जाता है तो उसके बाद मौसम पर भी निर्भर करता है कि वहाँ फसल कितनी पैदा होगी। हर साल एक जैसी स्थिति नहीं होती है। किसी साल ज़्यादा बारिश हो गई, किसी साल सूखा पड़ गया, तो इससे उपज जो है वो कम और अधिक होती है। तो इसके चलते जो वास्तविक आमदनी होती थी उस पर राजस्व लिया जाता था। ये एक व्यवहारिक चीज़ है। और इसके बाद आप मोहम्मद बिन तुगलक का जो दौर है उसको देखेंगे तो उसमें जो मानक था, मतलब मानक जमीन का बनाया गया था कि इस जमीन का आकार इतना है तो इससे इतनी आमदनी हो सकती है, तो उसके आधार पे वो टैक्स लेने लगता है। ये गलत था, अव्यवहारिक था। और उसी समय अकाल भी पड़ता है, तो अकालों के बारे में हम बाद में देखेंगे। इसके बाद बाजार नियंत्रण, पहला तो भूमि सुधार था। इसके खाते में जो प्रशासनिक सुधार इसके द्वारा किए गए थे उसमें सबसे पहला भूमि सुधार देखा जाता है। उसके बाद दूसरा जो है वो बाजार पर नियंत्रण था, मतलब मनमाने तरीके से सामान को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता था। मूल्य निर्धारित करने का काम इसने शुरू करवाया। ये खास बात है। मूल्य नियंत्रण की जो नीति है वो लागू करता है। और बाजार नियंत्रण की जो सफलता है उसके लिए ये कुशल कर्मचारी भी नियुक्त करता है। और जो बाजार के नियंत्रण के लिए, बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारी इसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें यहाँ शहना कहा जाता है। शहना ये मंडी कहा जाता है, शहना तो बाजार को कहा जाता है। बाजार को यहाँ शहना के नाम से संबोधित किया गया और उसका जो मुख्य होता था उसे शहना ये मंडी कहा जाता था। मंडी मतलब यहाँ पर, माफ कीजिएगा, शहना का मतलब होता है प्रमुख। यहाँ थोड़ा सा गलत बोल दिया गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। शहना का मतलब होता है प्रमुख और मंडी का मतलब होता है बाजार। मंडी आप अभी भी कहते हैं सब्जी मंडी। तो इस प्रकार से जो मंडी होती थी वो बाजार होता था और शहना उसका मुख्य होता था। तो शहना ये मंडी, ये इसका प्रमुख अधिकारी होता था। और यह अलाउद्दीन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी मूल्य निर्धारण की पद्धति या बाजार नियंत्रण, उसको क्रियान्वित करने का काम करता था और इसके अधीन कर्मचारियों का एक दल होता था। अब यहाँ देख लीजिए, बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना और हिंदुओं में विद्रोह के विचार को न पनपने देना बताया है। मतलब हिंदू जो जनता थी, बहुतायत थी उस समय, इनकी जो आबादी थी वो बहुसंख्यक थी, तो इनके अंदर विद्रोह की भावना अगर पनप गई तो ये बड़े से बड़े साम्राज्य को उखाड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। अलाउद्दीन इस बात को महसूस कर रहा था, तो इसके चलते ये व्यापारी वर्ग को संतुष्ट करना चाहता था और बाजार पर अपना कंट्रोल भी रखना चाहता था। तो इस वजह से इसने पूरी तरह से मूल्य निर्धारण की जो व्यवस्था है उसको लागू किया और मंगोलों के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भी इसने ऐसा प्रयास किया। ये कहना था जियाउद्दीन बर्नी का। ये आपने देखा। अब इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये शुरू करने वाला सल्तनत काल में ये पहला शासक था और इसने 2 नए कर लगाए। इसकी तरफ से 2 नए टैक्स यहाँ आरोपित किए गए। एक तो घरी कर था और दूसरा